प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। आप इस शो का लुत्फ उठा रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो से। बाजार में हम खासी बिकवाली ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। आज सुबह से चर्चा जो आपने देखी रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच में, न सिर्फ भारतीय बाजार लेकिन पूरी एशिया और ऑलमोस्ट पूरा यूरोप आपको परेशानी के दौर से गुजरता हुआ दिख रहा है। फिलहाल निफ्टी पर आप 17,000 का लेवल देख रहे हैं, लगभग 185 अंक नीचे है ये इंडेक्स। यहाँ पर दिन का लो आपके सामने 16,860 था, वहां से कुछ रिकवरी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई। निफ्टी बैंक 37,437 आपके सामने, और यहां पर आप फिलहाल लगभग समझिए 260-240 अंक का कट स्क्रीन पर आते हुए देख रहे हैं। दिन का लो यहां पर भी काफी नीचे था। साथ ही साथ यहां पर आप देख रहे हैं कि खासी बिकवाली आपको निफ्टी के फ्रंट लाइन काउंटर्स पर होती हुई दिखेगी। हीट मैप आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे, और ये एडवांस डिक्लाइन रेशियोज फिलहाल ब्रॉडर मार्केट्स में आपको दिखवा रहे हैं कि 1:8 का रेशियो, गिरने वाले 8 शेयर मुकाबले सिर्फ 1 के, जहां पर आप हरा निशान देख रहे हैं। हर तरीके का इंडेक्स, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो IT हो, रियल एस्टेट हो, एनर्जी हो, सब जगह आपको खासी बिकवाली दिख रही है। और ब्रॉडर मार्केट्स में NSE 500, NSE 200 और 100 इंडिसेस में भी आप मोमेंटम देख रहे हैं डाउन साइड पर। यहां पर वीरेंद्र जी का स्वागत करते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि किस हिसाब से वो निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ शैल जी, देखिए इस वक्त अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा पुल बैक विजिबल है, और आप जरा स्क्रीन पे बैंक निफ्टी को लेके आइए। सुबह सुबह हमारी अप्रोच थी, देखिए अगर हम 17,000 को तोड़ते हैं तो पुट लेंगे, लेकिन हमें गैप डाउन सब्सटेंशियल मिल गया। हमारा ऑब्जेक्टिव था 16,800 तक के पेन को खेलने का, लेकिन वो पेन ऑलरेडी फर्स्ट हिट में आ गया था। तो हमने बात ये की थी कि भाई उस पुट को छोड़ दीजिए। लगभग 9:30 के आसपास हमने बात की थी कि आप बैंक निफ्टी पे फोकस कीजिएगा और इसकी 37,500 की कॉल पे फोकस कीजिएगा। 280 की कॉल वो आपको 350, और अब वो करीब करीब 360 के आसपास ट्रेड कर रही है। उसके बाद की पिक्चर क्या है वो समझ लीजिए। देखिए कॉल राइटर्स हावी हैं निफ्टी पर, और वो कॉल राइटर्स हैं 17,000, 17,100 और 17,200। ये 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स हावी। राइटर्स आप स्क्रीन पे अगर आप देखें कॉल्स दिखाइएगा। आज 17,000 की कॉल में लगभग 1 लाख शेयर ऐड हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से अगर आप देखें 99,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 17,100 पे 44 और 17,200 पे 59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी याद रखिएगा निफ्टी ट्रबल्ड है थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू निफ्टी बैंक, और तब तक प्रेशर में रहेगा जब तक हम 17,100 के नीचे ट्रेड करते हैं। तो याद रखिएगा अभी बैंक निफ्टी इसको एक स्विंग दे रहा है, तो अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 17,000, 17,100, 17,200 पे बड़े कॉल राइटर्स हैं। जब तक 17,100 नहीं निकलता कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और नीचे की तरफ जब तक 16,900 नहीं टूटता कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अभी नो ट्रेड जोन में है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी ने थ्रस्ट जनरेट किया है बिकॉज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो बैंक निफ्टी में 36,800, 36,900, 37,000 पे पुट राइटर आए हैं। तो अभी थोड़ी देर अगर आप देखें इस बाजार को देखते हैं, उसके बाद कोई ट्रेड लेंगे। लेकिन याद रखिएगा निफ्टी पे कॉल राइटर्स हैं, निफ्टी बैंक पर नहीं। खैर, इस कार्यक्रम में आज रूपरेखा क्या है मैं आपको कुछ देर में समझाऊंगा, और उसके साथ आपको बताता हूं कि एग्जैक्टली में आज पैनल में क्या क्या मौजूद है हमारे साथ। याद रखिएगा इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम US, रशिया, यूक्रेन, इस अगर आप देखें कहीं ना कहीं घटनाक्रम को समझने के लिए हम आज पूरी बातचीत करेंगे। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज जी मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। आज इस खास बातचीत में लक्ष्मण जी को जोड़ेंगे हमारे साथ, और साथ ही साथ हम सुशांत सरीन जी से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पे खास बातचीत, और साथ ही साथ सुमित से बातचीत करेंगे एग्जैक्टली उन कंपनीज के बारे में जिनका रशिया में काफी एक्सपोजर है। उसके बाद एक खास चर्चा होगी आज हेमंत जानी साहब के साथ, और साथ ही साथ उसके बाद पूरा का पूरा पैनल टेक्निकल्स और फंडामेंटल कॉल्स को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा। शायद जी अब इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ लक्ष्मण जी दिल्ली के शांति पथ से आपको जुड़ते हुए दिख रहे हैं। रॉय साहब हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं, और बहुत ही मजबूत पकड़ वो इन सामरिक दृष्टिकोण पर भी रखते हैं। जी लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं शांति पथ से। पहले तो ये बताइए मौसम कैसा है आजकल, और यहाँ पर क्या क्या समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था में और आपको आती हुई दिखती हैं फिलहाल?
जी, दरअसल यहाँ पे जो मामला है, इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ रशियन एम्बेसी के पास, और ये शांति पथ है। हालांकि शांति की बात हर कोई कर रहा है, लेकिन इस शांति पथ पर सहमत होने की कोशिश करते हुए लेकिन नाकाम हो रहे हैं लोग, और अर्थव्यवस्था को लेकर एक चिंता बनी हुई है। तो मुझे लगता है कि भारत की कोशिश यहाँ पे 3 मोर्चे पर कदम उठाने की है। जिस अर्थव्यवस्था की बात हम लोग कर रहे हैं और जिसकी सुनहरी तस्वीर अब से कुछ ही दिन पहले 1 फरवरी को बजट में पेश किया गया था, अगर ये तनाव बना रहता है तो फिर इस पूरी तस्वीर में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय नजर बनाए हुए तत्काल कोई कदम उठाएगा, इसकी संभावना कम है, लेकिन विदेश मंत्रालय काफी ज्यादा एक्टिव है और वहां पे कोशिश ये है कि इस पूरे मामले पर काफी संतुलित रवैया अपनाया जाए, किसी एक का पक्ष ना लिया जाए, क्योंकि दोनों ही, चाहे अमेरिका हो दूसरे ध्रुव पे, रशिया हो दूसरे ध्रुव पे, दोनों ही भारत के करीबी रिश्ते हैं। और पिछले कई महीनों से, करीब 3 से 4 महीने से मैं देख रहा था कि अमेरिकी सरकार विदेश मंत्री को लगातार, भारत विदेश मंत्री को बता रहे थे कि यूक्रेन में हालात क्या है। इसी तरह से रशियन गवर्नमेंट में विदेश मंत्री भारत विदेश मंत्री को बता रहे थे। दोनों ने भारत को लूप पे रखा है, तो भारत के लिए स्थिति बहुत ही संभल कर चलने वाली है। तो मुझे लगता है कि कोशिश यही हो कि शांति बनाकर रखी जाए, लेकिन अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण होंगे जब यूरोपियन देशों की तरफ से सैंक्शन, प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं होनी शुरू हो गई है, और आगे कितना प्रतिबंध लगता है, रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होती है, यह देखना काफी अहम होगा। जी, और इससे बातचीत करने के लिए हमारे साथ ORF के सीनियर फेलो सुशांत सरीन जी भी हैं। सुशांत जी नमस्कार। और काफी जो है गर्मा गर्म माहौल है उस यूरेशिया के इलाके में, और हम लोगों ने कई बार चर्चाएं की तो उसमें आशंका ऐसी ही थी कि शायद कुछ हो सकता है। अब मेरा सवाल यह है कि चूंकि नेटो का मेंबर है नहीं ये, तो यूएस कोई डायरेक्ट एक्शन ले नहीं सकता, सैंक्शंस के तौर पे कुछ बातें चल रही हैं। आपके हिसाब से एक लॉजिकल रिएक्शन क्या हो सकता है जो हमें आज के कुछ घंटों बाद देखने को मिल सकता है? ये लॉजिकल रिएक्शन तो मेरे ख्याल नजर आना शुरू हो गया है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और अमेरिका ने कई बार पहले भी बोल चुका है कि वो अपनी सैनिक तो नहीं उतारेगा, और किसी भी अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो उसमें अपना नहीं डालेगा। समर्थन जरूर करेगा यूक्रेन का, लेकिन उसमें अपने सैनिक शायद नहीं डालेगा। तो वो स्थिति अभी भी बरकरार है। लेकिन अमेरिका ने यह भी अंदेशा दिया था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की जो रेजीम है वो रशिया के ऊपर लगाएगा। और अभी तो खैर एक वो जो उनका अलगाववाद वाला एरिया है ईस्टर्न यूक्रेन का, उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं, लेकिन अब वो कोऑर्डिनेटेड तरीके से कोशिश हो रही है कि सारे यूरोप को मिला करके सैंक्शंस लगाई जाए। अब देखना पड़ेगा कि वो सैंक्शंस में क्या क्या इंक्लूडेड है, लेकिन संभावना ये है कि पेमेंट का जो मैकेनिज्म है उससे रूस को बाहर निकाल दिया जाएगा और तमाम चीजों के ऊपर रूस के ऊपर कदगन लगेंगे। अगर ये होता है तो फिर हमारे लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि तिजारत तो हमारी खैर इतनी कोई खास नहीं है रूस के साथ, लेकिन रूस का कुछ निवेश हो रहा है भारत में सेंसिटिव क्षेत्रों में। कुछ 1-2 फैक्ट्रियां बन रही हैं AK-47 राइफल्स की और AK-74 राइफल्स, AK-104 राइफल्स की, और कुछ और इस टाइप के निवेश हो रहा है। कुछ हमने साजो सामान खरीदा है, वो भी आना है, उसकी पेमेंट्स कैसे होंगी। तो एक तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी भारत के सामने। दूसरा, जो भारत का वहां पर तेल के क्षेत्र में निवेश था वो कैसे होगा, वो संभव होगा नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा हमारे लिए। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स, बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हमारे लिए आएंगी आगे चल करके। अभी तो हमने बीच का एक रास्ता लिया हुआ है, लेकिन हम कब तक वो बीच का रास्ता लेकर के चल सकते हैं ये देखना पड़ेगा। और क्या हम कोई इस टाइप का बैलेंसिंग एक्ट कर पाएंगे और कब तक कर पाएंगे, ये भी अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये इस पर बहुत निर्भर करेगा कि हमारे ऊपर दबाव कितना आता है और हम कितना झेल सकते हैं। और फिर हमारे को ये भी देखना होगा कि हमारा जो सारा का सारा एक ट्रेड का निजाम है, जो अर्थव्यवस्था है, वो पश्चिमी देशों के साथ या जो पश्चिमी ब्लॉक है और उनके जो इतिहादी हैं उनके साथ कितना मिलता है और रूस के साथ कितना मिलता है। साहब, मेरा नाम शैल है, मैं स्टूडियोज मुंबई से ही बोल रहा हूं। मेरा एक जरा अहम प्रश्न ये है, क्या आपको लगता है कि वेस्टर्न यूरोप में लड़ाई छिड़ेगी, और अगर लड़ाई शुरू हुई तो ये कितनी लंबी अवधि तक आपको चलती हुई दिखती है?
या देखो, अगर तो लड़ाई शुरू हुई तो फिर तो ये प्रेडिक्ट करना असंभव है। अगर तो वो न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है तो वो तो फिर चंद मिनटों की बात है। अगर जमीनी लेवल पे लड़ाई होती है तो वो अब कब तक चलेगी ये कहना असंभव है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि लड़ाई की तरफ बात जाएगी। लड़ाई अगर होगी तो शायद यूक्रेन तक सीमित रहेगी, और वो भी शायद यूक्रेन के एक हिस्से तक सीमित रहेगी। क्या रूस पूरे के पूरे यूक्रेन के ऊपर काबिज होगा? अभी तो नहीं लग रहा, और रूस ने बोला भी है कि हम ये नहीं करेंगे। ऑल्दो कल की जो पुतिन साहब की स्टेटमेंट थी, अगर उसको आप उसका आकलन करें तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर वो हो भी जाता है तो मुझे तो नहीं लगता कि पश्चिमी यूरोप जो है वो अपनी सारी की सारी जो तरक्की है, सारी की सारी जो उपलब्धियां हैं, और सारे अपने आप को एक ऐसी जंग में डाल देगा जिसमें अपने लोग उनके मरेंगे, वो भी एक तीसरे देश के लिए जो उनका इतिहादी भी नहीं है, वो जो नेटो का मेंबर भी नहीं है। तो मुझे तो थोड़ा सा शक है कि वो होगा। सैंक्शंस और इकोनॉमिक जो इश्यूज हैं वो ज्यादा अहम रहेंगे, और उसमें एक जो बहुत अहम चीज भारत के लिए रहेगी वो है जो तेल का दाम है। क्योंकि अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं और आप रशिया से तेल नहीं खरीद सकते और उस पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो वो सप्लाई से निकल जाएगा, तो फिर तो एक नेचुरल प्राइस स्पाइक होगा। और उससे भी ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है कि प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन उसके साथ क्या सप्लाईज बरकरार रहेंगी कि नहीं रहेंगी? क्योंकि आपने दो बहुत बड़े जो उत्पादक हैं, एक रूस और एक ईरान, उनको तेल की मंडी से एक लिहाज से बाहर कर दी, तो फिर उसकी भरपाई कौन करेगा? जी, पूरे एनर्जी बास्केट पे एक प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बेहतरीन एनालिसिस करके हमें समझाने के लिए कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है फाइनेंशियली या मिलिट्री के तौर पे। लेकिन इस बीच निफ्टी में एक बहुत ही शानदार रिकवरी आई है। चार्ट दिखाइए स्क्रीन पे जरा, बेहतरीन एक रिकवरी, और खासतौर पर बैंकिंग शेयरों में भी आप देखिए बहुत मजबूत वार उलट के हुआ है। ये देखिए आपके सामने निफ्टी 50 सिर्फ 131 पॉइंट इस समय नीचे दिख रहा है। ये जो आपको लास्ट में एक बार दिख रहा है, बहुत जबरदस्त उछाल यहां पे देखने को मिला है। और बैंक शेयर्स, बैंक निफ्टी भी देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली है। खासतौर पे बड़े जो बैंक हैं आईसीआईसीआई, कोटक, उनमें एक बेहतरीन तेजी देखने को मिली। चल जी, एकदम मार्केट तो पलट गया। बिल्कुल आपके सामने इन्फोसिस हरे निशान में 16 अंकों पर 1748 के आसपास, लगभग 11 अंक की आप तेजी देख रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी भी अब आपको हरे निशान में फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर सुमित जी को जोड़ते हैं, जानने की चेष्टा करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कंपनीज हैं जो इस रूसी यूक्रेन प्रॉब्लम से आपको भारतीय बाजारों में परेशानी करती हुई दिख सकती है। सुमित जी। शुक्रिया शैल जी। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि क्रूड है तो ऑब्वियसली बात है ओएनजीसी ऐसी कंपनियों को तो आपको नजर रखना ही होगा, और आज ओएनजीसी में इसका इंपैक्ट भी देखने को मिल ही रहा है। तो ओएनजीसी को अगर आप दरकिनार रख दें, ऑयल एंड गैस स्पेस को आप दरकिनार रख दें, तो फार्मास्यूटिकल एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी होगी। मेजर प्लेयर्स जो है जिसमें डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क, सन फार्मा, रेनबेक्सी के थ्रू, कैडिला, ये कुछ ऐसी कंपनी है जो कि वहां पर एक्सपोजर रखते हैं। और मोटा मोटा आप ये मान के चल सकते हैं करीब 8 से लेकर 15% के आसपास एक्सपोजर ये चारों कंपनियों का वहां से आता हुआ दिखाई पड़ता है। स्पेसिफिकली सबसे बड़ा एक्सपोजर जो है वो आपको डॉक्टर रेड्डीज का दिखाई पड़ेगा। हालांकि उन्होंने 20% घटा के एक्सपोजर किया, लेकिन फिर भी 8 से 10% के आसपास का FY21 की सेल्स में उनका एक्सपोजर वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा है। इसके अलावा HCL, BDL, ये दो और कंपनियों पे आप ध्यान रख सकते हैं कि उनका भी जो डिफेंस को लेकर टाइप्स हैं वो रशिया में जरूर है, तो इनके ऊपर भी कुछ हद तक इसका एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ONGC, क्योंकि क्रूड का तो डायरेक्ट इंपैक्ट है ही उनके ऊपर, प्लस उनके वहां पे फील्ड्स को लेकर भी कुछ टाइप्स हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि फूड सप्लाईज को लेकर भी एक बड़ा नाम है यूक्रेन का, और साथ साथ क्रूड को लेकर भी रशिया में काफी ज्यादा एक्सपोजर है बाकी कंपनीज का, तो तमाम क्रूड रिलेटेड कंपनीज या फूड रिलेटेड कंपनीज के ऊपर भी आपको नजर बनाकर रखनी होगी। लेकिन ये कुछ मेजर कंपनीज हैं जो कि डायरेक्टली एक्सपोज हैं रशियन मार्केट्स के अंदर। जी हाँ, तो अगर आप देखें ये वो कंपनियां जिनका रूस से बड़ा, अगर आप देखें, स्ट्रॉन्ग सरोकार है, संबंध है। सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच याद रखिएगा दावा फ्यूचर्स में रिकवरी है और उसी का एक इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग इंडिसेस पर है। निफ्टी 17,093, इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी हमने 16,988 से, 100 अंकों की रिकवरी वहां से, और बैंक निफ्टी अब 37,500 के ऊपर ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ अब एक फंडामेंटल विशेषज्ञ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। हमारे साथ श्री हेमांग जानी मौजूद हैं। हेमांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। सुबह से, इनफैक्ट कल रात से अगर आप देखें ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू हुआ,
जो कि अब शायद आज वॉल स्ट्रीट पर बड़ा इंपैक्ट डालेगा। आपने एग्जैक्टली इस इवेंट को कैसे रीड किया, अपने क्लाइंट्स को कैसे क्या अप्रोच सजेस्ट कर रहे हैं आप लोग इस डिप में? आज ऑलमोस्ट निफ्टी ने अपने 200 EMA को छू लिया, इस प्राइस डैमेज को आप कैसे देखते हैं? डेफिनेटली ये जो डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन फ्रंट पे आए हैं वो ऐसे मुकाम पे आए हैं जबकि ऑलरेडी काफी सारा जो वीकनेस है वो मार्केट के स्ट्रक्चर में चल रहा था बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक और जो कमोडिटी के दाम बढ़े हैं। और वैसे में थोड़ा सा डेफिनेटली हमें एक सेटबैक के रूप में इस डेवलपमेंट को लिया है और डेफिनेटली अभी शॉर्ट टर्म में हमने एक पुल बैक देखा है बिकॉज ऐसा एक डेवलपमेंट है कि शायद रशिया के कुछ लेजिस्लेटर्स हैं, उन्होंने ये पूरा जो मिस्टर पुतिन ने जो बताया वो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने का प्लान उसको बैक नहीं किया है। तो हमने एक टेक्निकल पुल बैक जरूर देखा है मार्केट में, बट जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और जिस तरह के हालात है उसमें मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा रिकवरी का स्कोप है। और डेफिनेटली क्रूड के दाम अगर ज्यादा समय के लिए हायर रहेंगे और जिस तरह के बाकी के कमोडिटी के दाम हैं तो कंट्री के तौर पे, कॉर्पोरेट सेक्टर के तौर पे डेफिनेटली एक नेगेटिव तौर पे मैं उसको देखूंगा। और मुझे ये भी लगता है कि मार्च महीने में क्योंकि एक बहुत बड़ा आईपीओ भी है लाइंड अप और उसमें बड़ा लिक्विडिटी जो है वो चला जाएगा, तो उसके लिहाज से भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए मार्केट में क्योंकि इसमें इस तरह के वॉलेटाइल स्विंग्स में कोई प्रॉपर प्रेडिक्शन करना काफी मुश्किल हो जाता है। हेमंत जी, आप बहुत ही बारीकी से कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स पढ़ते हैं और अक्सर रॉ मटेरियल सप्लाईज पर आपकी बहुत पैनी नजर रखती है। बताइए, 1 या 2 कंपनीज जो आपको इंपैक्ट होती हुई दिखती हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली इस ग्लोबल प्रॉब्लम के साथ जो हमारे सामने है, रूस और यूक्रेन की। सो देखिए, नेगेटिव की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि जो लिकर कंपनीज है, यूनाइटेड ब्रूवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, उसमें 2 तरीके से डेफिनेटली इंपैक्ट आ सकती है। एक तो बार्ले का जो प्राइस है, दाम है, वो काफी बड़ा है, लगभग 64% YOY बढ़ा है और यूक्रेन 18% एक्सपोर्ट करता है बार्ले का। अगर कोई बड़ा इशू आता है तो डेफिनेटली उसके और दाम बढ़ेंगे और जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारी जो डोमेस्टिक लिकर कंपनीज है उस पर पड़ सकता है। बॉटलिंग कॉस्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है, लगभग 65% है फॉर यूनाइटेड ब्रूवरीज और उसमें भी उसका जो रॉ मटेरियल का दाम है वो क्रूड के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। और पॉजिटिव की अगर बात करें तो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम ONGC, ऑयल इंडिया, जो मेटल कंपनीज है पर्टिकुलरली जो एल्यूमिनियम जो बनाती है, कॉपर बनाती है, जैसे हिंदाल्को हो गया, वेदांता हो गया, उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूं कि क्योंकि ये ग्लोबली लिंक्ड प्राइसेस है तो उसका एक फेवरेबल इंपैक्ट ये कंपनीज पे देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए, तो आपने अगर आप देखिए मेथड्स पे भी टिप्पणी करी हिमांक जी ने भी यहाँ पर। इस बीच एक काम करते हैं, अब हम थोड़े ट्रेड्स ले लेते हैं यहाँ पर और हमारे ट्रेड्स पैनल में मौजूद हैं इस वक्त प्रकाश काबा जी, मानस जायसवाल जी, राजेश पालवे जी और आशीष बहेती जी। पालवे साहब, पहले आपका मैं एक ट्रेड जानना चाहूंगा, अगर आप कंफर्टेबल है इस बाजार में, इस पुल बैक को रीड कर पा रहे हैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर है आपका, तो आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बनी हुई है लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक में हमें चोला फाइनेंस का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस तरीके से स्टॉक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इस वॉलेटाइल मार्केट में जिस तरीके से इसमें बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। 693 694 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसमें बाय करने की सलाह और हमें लगता है 710 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से 686 के स्टॉप लॉस से चोला फिन फ्यूचर बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, चोला फाइनेंस याद रखिएगा, चोला फाइनेंस ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि इस वक्त अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। गजब, अगर आप देखें, गजब अच्छी कॉल है। इस बीच याद रखिएगा, निफ्टी 17,100 को स्ट्राइक कर रहा है, 2-3 स्टॉक्स का हैवी वेट्स का कंट्रीब्यूशन आता हुआ। रिलायंस, HDFC, ये 2 स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पर आके ट्रेड कर रहे हैं। बाकी ICICI बैंक अगर आप देखिए अपना कंट्रीब्यूशन सुबह से ही दे रहा था। मानस, आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? देखिए, जो मेरा कन्विक्शन ट्रेड है वो LTTS पे है
और एलटीडीएस को मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि करेक्शन के बाद फाइनली स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज बाउंड बैक दिखाया और एक प्राइस ब्रेकआउट 4450 की रेंज में हुआ है। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल से भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। एलटीडीएस में करंट लेवल पे खरीदारी करिए 4375 की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, करीब करीब 4700 तक के टारगेट आपको इस बाउंड बैक में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखें 4700 तक के टारगेट्स आपको एलटीडीएस में देखने को मिल सकते हैं, तो आप मिड कैप आईटी में थोड़ा सा एक्सपोजर ले रहे हैं। आशीष बहती जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून शेल सर एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा जो अभी का कन्विक्शन ट्रेड रहेगा वो है लार्सन टुब्रो इन्फोटेक पे। स्टॉक ने अपने 200 डेमा से आज वापस से एक बार बाउंस दिया और ये 200 डेमा इसने ऑलमोस्ट जनवरी से तीसरी बार अटेम्प्ट टच करके वहीं से एक अच्छा बाउंस बैक दिया है तीनों बार। हमें लगता है कि यहाँ से भी एक अच्छा मूव मिल सकता है जो इसे 20 डेमा तक स्ट्रेच कर सकता है इसका मूव। तो 6100 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की सलाह है। 5870 का एसएल लगाकर लार्सन टुब्रो में इन्फोटेक में बाइंग की सलाह है। एल&टी इन्फोटेक में अगर आप देखें आपकी बाइंग की राय है तो यहाँ पर देखिए दो मिड कैप आईटी के स्टॉक्स आ गए। तो इस वक्त कहीं ना कहीं आईटी की तरफ हाइड करने की अगर आप देखें एक टेंडेंसी भी बाजार में बढ़ रही है। ये एक सेफ डेस्टिनेशन नजर आ रहा है विशेषज्ञों को। प्रकाश गावा सर, आपकी कॉल क्या है इस वक्त की? मेरी कॉल इस वक्त है जो मैंने 1 बजे दी थी, टोरेंट फार्मा। उसका टारगेट उस समय दिया था 2700, वो अचीव हो चुका। मुझे अब भी अच्छी लगती है। अब ये फ्रेश अप मूव शुरू होगा। यहाँ से स्टॉप लगाई 2680 का और अब तक 2750 तक जाना चाहिए टोरेंट फार्मा। चलिए, आपके सामने 3 लॉन्ग कॉल्स आती हुई और ये बाजार में जो बढ़िया रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है वो स्क्रीन पर है। डायरेक्टर साहब, हमारे 2 अर्थवर्म्स दिखा दीजिए किस तरीके से एडवांस डिक्लाइन रेशियोज अब वापस बुल्स के फेवर में आपके सामने स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। सुबह से अब तक आपने जो रिकवरी देखी है निफ्टी पे वो आपके सामने प्रस्तुत है। 17120 निफ्टी सिर्फ आधा % नीचे। ध्यान दीजिए, दिन का लो आज था 16860 के आसपास। तो आप समझिए 240 और 120 आप एक बहुत शानदार 360 अंक की रिकवरी देख रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे हमारे हरे अर्थवर्म को ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यही आंकड़ा आपके सामने अभी बैंक निफ्टी के लिए भी प्रस्तुत किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 116 अंक नीचे 37570। मयूरेश जोशी साहब जुड़ चुके हैं। आप हमारे रिसर्च गुरु हैं, जानने की चेष्टा करते हैं क्या रूपरेखा उनके जहन में है। मयूरेश जी, आप क्या एडवाइस कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? क्या ये डेड कैट बाउंस है बाजार में या यहां पर खरीदारी के कुछ लक्षण आपको दिख रहे हैं? आफ्टरनून शैल जी, आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमारा रुख शैल जी अभी भी आई थिंक वेट एंड वॉच है। आई थिंक 3 साफ रीजंस आपको बहुत सटीक तरीके से आपको बताता हूं। पहला आई थिंक ये जो रूस यूक्रेन का हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो नीजक रिएक्शन आज हमने बाजार में देखी है और अगर ये एस्केलेट होता है अगले कुछ दिनों में तो शायद और एक नीजक रिएक्शन मार्केट दे। तो आई थिंक दिस नीजक रिएक्शन विल प्रोबेबली लास्ट फॉर अ डे और 2 एज इट हैपेंस, स्पेसिफिकली आई थिंक ये वॉर लेड सिचुएशन पे। दूसरा आई थिंक मार्च 10 को जो स्टेट इलेक्शन के नतीजे बाहर आएंगे तब एक नीजक रिएक्शन मार्केट में हो सकता है। तो अगर नतीजे अनुमान के साथ रहे व्हाट मार्केट्स एक्सपेक्ट्स तो मार्केट्स आर गोइंग टू रिएक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली या विपरीत हो सकता है। और जो फेड की एक्चुअल रिलीज होगी डेट की मार्च 14 या 15 को, द एक्चुअल डेट एंड मिनट्स दैट गेट रिलीज तब एक नीजक रिएक्शन आ सकता है। तो आई थिंक अगले जो 15 या 20 ट्रेडिंग सेशंस हम देख रहे हैं ये सारी चीजों को आई थिंक एक साथ बांधेगा। क्या सप्लाई रिलेटेड इश्यूज है जैसे हेमंत जानी साहब ने कहा? बिल्कुल है, क्योंकि अगर सैंक्शंस लगते हैं रूस के ऊपर 10% क्रूड का पूरा सप्लाई रूस के पास है, 20% निकल प्रोडक्शन रूस के पास है, ऑलमोस्ट 6% ऑफ ग्लोबल एल्यूमिनियम प्रोडक्शन रूस के पास है। तो सैंक्शंस अगर लगते हैं जो आई थिंक स्टार्ट हुए जैसे यूके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ये प्राइसेस को ऊपर करता है। और क्या दुनिया तैयार है ये सैंक्शंस को? क्योंकि अगर सप्लाई कम होता है एंड इन्फ्लेशनरी रिस्क जैसे पूरी दुनिया में हावी है, ये और भी बढ़ सकते हैं अलॉन्ग विथ रेट हाइक्स एंड दैट कैन पुश ग्लोबल जीडीपी डाउन and push the world into a technical recession. Technical recession यानी 2 GDP का contraction for 2 subsequent quarters. However, मेरे हिसाब से I think as these events play out और जैसे हम मार्च 10 या 15 के बाद निकल जाएंगे and if we start looking back in hindsight, मुझे लगता है जो भी आई थिंक नीजक रिएक्शंस के साथ प्राइस वाइज करेक्शन होगा मार्केट में और जो भी लेवल आएगी निफ्टी की एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लुकिंग एट ऑल दीज सिनेरियोज, आई थिंक द नेक्स्ट
2 weeks will present excellent opportunities to get into specific sectors. क्योंकि जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक 1 महीने बाद जब मार्च एंड पे हम देखेंगे अगले 6 महीने विड्रॉ करके कि अगर अक्टूबर में देखेंगे कि क्या हुआ था फेब मार्च में, तो फिर हम पछताएंगे कि हमने एक्शन क्यों नहीं लिया। तो मुझे लगता है बेहतरीन मौके रहेंगे। ओके, अब एक काम करिए, निफ्टी बैंक को रखिएगा। देखिए क्रक्स है निफ्टी बैंक, और सुबह याद रखिएगा लगभग ठीक 9:30 के आसपास हमने डिस्कस किया था 9:45 के बीच में कि बैंक निफ्टी 37,000 के कॉल राइटर के जोन के पुट राइटर के जोन के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। 37,500 की कॉल पे फोकस कीजिएगा जरा, डायरेक्टर साहब 37,500 की कॉल लेके आइए। 280 की वो कॉल आ चुकी है 410 पर आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा। जब भी मंथली एक्सपायरी के कॉल पुट राइटर और कॉल राइटर के जोन के ऊपर ट्रेवल करने लगे, ट्रेड करिए। अब राजेश पालवी जी एक बताइएगा, 37,800 की कॉल, क्योंकि इंट्राडे में जो लगभग जरा 37,800 की कॉल रखिएगा। 37,800 की कॉल ट्रेड कर रही है इस वक्त, करीब समझ लीजिएगा कि आप ये ट्रेड कर रही है 271 पे। इसमें इंट्राडे ब्रेकआउट है, कल के क्लोज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। किसी स्टॉप लॉस के साथ चेज करना चाहेंगे आप, या फिर आप किसी स्टॉक की कॉल लेंगे? आपका टेक इस कॉल पे। निफ्टी का ही कॉल यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरे टाइम अगर हम देखें तो 37,000 के इर्द गिर्द बैंक निफ्टी वहीं पे एक कंसोलिडेट करते हुए ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और अब इस 37,500 के ऊपर यहाँ पे अब बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव जरूर बनेगा, क्योंकि 37,500 काफी इंपॉर्टेंट लेवल था आज के लिए। अब ये इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो बिल्कुल 37,800 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो ये कॉल ऑप्शन पे फोकस रखना चाहिए। 265 270 के रेंज में अभी ट्रेड कर रही है ये कॉल ऑप्शन। इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 220 के आसपास, लेकिन हमें लगता है कि अगर ये बैंक निफ्टी अब 37,500 के ऊपर ट्रेड करेगा तो ये अटेम्प्ट जरूर करेगा 37,800 की तरफ, वहां तक मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। इस ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है फिर आना चाहिए करीब 330 से लेके 340 तक के। तो 265 में बाय करेंगे ये ऑप्शन को, 230 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और 330 340 के टारगेट प्रोजेक्ट करेंगे। जी हाँ, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ये एक ट्रेड की रूपरेखा हो सकती है, याद रखिएगा। हालांकि एक क्रीम ट्रेड था सुबह सुबह, लेकिन एक और चीज याद रखिएगा, इस वक्त एनबीएफसीज में काफी अच्छा खासा मूव है। एनबीएफसीज में बजाज फिनसर्व एट डे हाई, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एट डे हाई, एचडीएफसी एट डे हाई, चोला फाइनेंस एट डे हाई। एनबीएफसीज में एक शार्प सब्सटेंशियल मूव स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मानस, आपके पास कोई एनबीएफसीज में बहुत, अगर आप देखें, छोटा ट्रेड है, मतलब सिर्फ क्लोजिंग पर्सपेक्टिव से कोई ट्रेड है क्या इस वक्त, या कोई स्टॉक जो कि आपको इंप्रेस कर रहा हो? देखिए, एनबीएफसी क्षेत्र में सबसे बेहतरीन तो चोला फाइनेंस है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी हमें वीकनेस नहीं देखने को मिली। जब मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन चोला फाइनेंस ने आज एक क्लियर कट ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस क्षेत्र में तो सबसे बेहतरीन चार्ट्स इसी के लगते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 674 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और 735 के टारगेट सेट करिए। 735 तक के अगर आप देखें, आप टारगेट क्या बताया आपने चोला का? माफ कीजिएगा मानस, मैंने टारगेट आपको बताया 735 का। ओके, 735 तक है, यानी करीब 40 रुपए का स्विंग आपको यहां से और ड्यू नजर आ रहा है इस कॉल पे। अब आइए आप इंडसइंड बैंकर पर। बैंकिंग में ये स्टॉक जो है वो अपने, अगर आप देखें, अब कल के लो को वॉलेट यानी हायर साइड पे स्ट्राइक करता हुआ 20 डेमा को रिगेन कर रहा है। आपकी राय आशीष बहती जी, इस स्टॉक पे क्या होगी? इंडसइंड बैंक आज सडनली अगर आप देखें अपनी उस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलकर नीचे गया, लेकिन 920 में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, कल के इंट्राडे लो को स्ट्राइक करता हुआ। आपका टेक इस वक्त? इट्स ऑल अबाउट बैंक्स बैंक्स बैंक्स। अच्छा, मैं एक और डेटा देता हूं आपको। मैं सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग निफ्टी में आज हुई थी 17 और 17,100 की स्ट्राइक पे। निफ्टी अब 17,100 की स्ट्राइक के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दैट्स गुड। आशीष बहती जी, आपका कॉल इस पर, इंडसइंड बैंक पर। जी, इंट्राडे अगर मैं चार्ट की डिस्कशन करूं तो एक अच्छा मूव मिला है हमें नीचे से लेवल से 925 के लेवल से, और जिस हिसाब से इसने अपना 20 डेमा जो इसका 945 के करीब आता है उसे रीगेन करने में अभी तक कंफर्टेबली रीगेन किया है, इट्स इज अ पॉजिटिव साइन। बट ओवरऑल वीकनेस जरूर है। अगर मैं इसमें हमें लगता है कि 200 जो डेमा है इसका 965 के करीब, एक बार ये वहां तक जरूर टच करने का अटेम्प्ट लेगा, लेकिन जब तक उसको ऊपर नहीं ब्रीच करता तब तक थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं आएगा। अगर किसी को पोजीशन बनानी है इस लेवल पे तो 937 का स्टॉप लॉस लगाकर
965 तक के टारगेट्स के लिए। बैंक्स में अगर मैं बात करूं तो कोटक और आईसीआईसीआई थोड़े ज्यादा बेटर प्लेस लगते हैं, जिस हिसाब से आज ये अभी पूरी रैली कोटक ने चालू की है, ये आज की अभी बैंक निफ्टी की 2 बजे की रैली, तो इन दोनों से स्टॉक में अगर किसी ने पोजीशन बनाया तो मुझे लगता है कि इंडसइंड से थोड़ा सा ज्यादा बेटर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल मिल सकता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं पीएसयू बैंकिंग बास्केट भी चहकती हुई दिख रही है, कम से कम दिन के लोएस्ट लेवल से एक अच्छा बाउंस आप देख रहे हैं निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में। डायरेक्ट साहब लेके आइए स्क्रीन पर, यहां पर जो आप फिलहाल लेवल देख रहे हैं वो फिलहाल आपके सामने 1.5% का कट है और ये इंडेक्स 2753 पर आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर, लेकिन आज का दिन का लो था 2705। दिखाइए कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यहां पर भी अब आपको हरा निशान आता हुआ दिख रहा है। सवाल करते हैं राजेश पालविया जी से। राजेश जी, कुछ पीएसयू बैंकिंग बास्केट्स में आपको दिखता हो मोमेंटम? बैंक ऑफ बड़ौदा वापस हरे निशान में, दिन का जो लो बैंक ऑफ बड़ौदा में था वो एक्चुअली 2 डिजिट था। देखिए, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों ही स्टॉक का सेटअप तो अगर हम देखें तो यहाँ से प्रॉमिसिंग लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा की चर्चा करें तो जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अब 99 से वापस से ये 3 डिजिट में आते हुए दिख रहा है और 105 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है कि इसमें जिस तरीके से पिछले दिनों में हमने देखा था कि एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था और वापस से ब्रेकआउट लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो आज की क्लोजिंग अगर ये 103 रुपए के ऊपर रखता है तो हमें लगता है ये पुलबैक जो बना है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको वापस 108 110 की तरफ लेके जा सकता है। तो यहाँ पे 102 रुपए 50 पैसे छोटा ही स्टॉप लॉस रखेंगे, उससे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट होंगे करीब 108 110 तक के। ये रणनीति आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा पर आती हुई दिख रही है। पालविया साहब, आपका राय कैनरा बैंक पर, क्योंकि आप बैंक ऑफ बड़ौदा को हरे निशान में आते हुए देख रहे हैं, बैंकिंग की रैली मजबूत है। एक टिप्पणी इस बैंक पर भी, दिन का लो 222 और अब 230। बिल्कुल, आज का जो लो बना है ऑलमोस्ट ये 50 डे मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके ये स्टॉक में एक पुलबैक वापस आज बनते हुए दिख रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो काफी स्ट्रेंथ बनी हुई है इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो, और आज का जिस तरीके से पुलबैक बना है वापस 50 डे मूविंग एवरेज से, ये दिखाता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो अभी भी इंटैक्ट है स्टॉक का। और बैंक निफ्टी में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है कैनरा बैंक भी यहाँ से एक अपमूव कंटिन्यू करेगा। 240 तक की अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से 227 छोटा स्टॉप लॉस ही रखेंगे और इसको बाय करेंगे 240 के टारगेट के लिए। जी हाँ, ये लीजिए, अब निफ्टी जो है हो गया 17,138, शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट कवरिंग आपकी स्क्रीन पे, और इसको हवा देता हुआ बैंक्स और एनबीएफसी। रचना वैद्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना जी नमस्कार। आपकी स्क्रीन पर आप देखें इस वक्त अगर प्राइस की माने तो वो कुछ और कह रहा है, हालात कुछ और है, बट प्राइस को हमें वेटेज देनी पड़ेगी। आपकी राय क्या कहती है इस वक्त? आप कुछ क्लोजिंग में ट्रेड करना चाहें आखिरी के 1 घंटे में, तो वो ट्रेड क्या होगा? जी सही बात है, आपकी सिचुएशन एंड प्राइस मूवमेंट दोनों डिफरेंट चीजें दिखा रहा है, लेकिन एक काउंटर है जहां पे बैंक्स तो है ही सारे अच्छे, ये एक्सिस बैंक में भी अच्छे मूव की एक्सपेक्टेशन है, और बैंक्स के अलावा रिलायंस इज आल्सो शोइंग स्ट्रेंथ। ये 2400 पे ऑलरेडी पहुंच चुका है फ्यूचर्स, और यहाँ पे अगर 2380 सस्टेन करेगा तो ऊपर वाली साइड पे 2410-15 का नंबर हमें जल्दी से देखने को मिलना चाहिए। सो रिलायंस फ्यूचर्स का नजर रहेगी, इस पर आपकी नजर रहेगी। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे हमेशा आता है। कोई भी मेहमान जब कोई कॉल दें इस स्टॉक पे या फिर हम भी बातचीत करें, आपके जहन में होना चाहिए कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्हीं के पास इस चैनल का, यानी सीएनबीसी आवाज जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, उसका स्वामित्व और प्रबंधन मौजूद है। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। इस बीच याद रखिएगा, आईसीआईसीआई बैंक डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ और 758 को स्ट्राइक करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ, और प्लीज वो जरा 37,800 की कॉल रखिए, वो करीब करीब 300 रुपए स्ट्राइक कर चुकी है। 258, 260, 265 रुपए की वो कॉल अब करीब करीब 300 रुपए स्ट्राइक कर चुकी है। आईसीआईसीआई बैंक, राजेश पालविया जी, अब ऑलमोस्ट स्ट्राइकिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस पे आपका टेक? बिल्कुल वीरेन जी, बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा पुलबैक बना है और आईसीआईसीआई बैंक ने भी जिस तरीके से पुलबैक दिया, हमें लगता है आज
कि क्लोजिंग अगर ये 765 के ऊपर करता है तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल में जो ट्रेवल कर रहा था डेली चार्ट पे हिसाब से वहां पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखेगा नियर टर्म सेटअप पे। तो अभी यहाँ से हमें लगता है 765 एक इमीडिएट हर्डल है, अगर वो सरपास होता है तो स्टॉक में यहाँ से एक पुल बैक 778 से 785 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। हालांकि जिस तरीके से बैंकिंग स्टॉक्स में एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे बाय किया जा सकता है। 745 थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें लगता है वो स्टॉप लॉस रख के ही बाय करना चाहिए। अपसाइड में 778 785 तक की अपसाइड की जगह यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। पालविया साहब ने एक सटीक ट्रेड आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक पर रखा। इंट्राडे चार्ट आपको निफ्टी बैंक की दिख रही है और आप यहां देखिए दिन का लो था 36,900 और अभी आपके सामने 37,560। कुछ समय पहले सिर्फ 70 अंक का लाल निशान रह गया था। उम्मीद कीजिए कि बचे हुए लगभग 50 मिनट में आप एक बार तो हरा निशान आते हुए देखेंगे। कोटक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको हरे निशान में ट्रेड दिख रहे हैं, लेकिन एसबीआई, एचडीएफसी बैंक खासकर आपको दिन के लो से एक बढ़िया बाउंस आता हुआ दिखा रहा है। ये देखिए 733 अंक की इंट्राडे रिकवरी आपके सामने और वीरेन जी ने एक बहुत बढ़िया आपको ऑप्शन ट्रेड लॉन्ग साइड पर बताया है। वीरेन जी, एचडीएफसी। जी हाँ शैल जी, एचडीएफसी आपकी स्क्रीन पर आप देखिए स्मार्ट रिकवरी। यहां पर भी एक बार जरा एचडीएफसी का चार्ट भी लेके आइएगा और प्लीज एक बार आप यहां पर ये भी देखिए कि ये कर क्या रहा है इस वक्त एचडीएफसी। शैल जी आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये तो इसको लेके आइएगा। आज ऑलमोस्ट समझ लीजिएगा कि 3 फरवरी के बाद पहली बार 20 डेमा को टच करता हुआ ये मानस बड़ा ही अजीबो गरीब दिन पिक किया है इस स्टॉक ने अपना 20 डेमा हिट करने का। आज की कैंडल ने पिछले 3 दिन के प्राइस को कवर किया, अब डे हाई पर 20 डेमा को एग्जैक्टली स्ट्राइक करता हुआ। आपकी राय इस स्टॉक पे बन क्या रही है? आज के वॉल्यूम्स देखो, हालांकि वॉल्यूम्स अगर आप देखें थोड़े कम हैं, लेकिन कल के बृहस्पति स्ट्रांग है, यानी अपनी उस स्ट्रेंथ को रीगेन की ट्रेजेक्टरी रीगेन करने की प्रोसेस में आज एक बार थोड़ा सा आगे फिर बढ़ा है। एचडीएफसी पे आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? देखिए तो यहाँ पर बहुत क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है, लगातार लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। लेकिन आज इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करने लगा है और अगर ये 2465 के ऊपर ट्रेड करेगा तो उसका मतलब तो ब्रेकआउट होगा और इसके बाद आपको कम से कम 100 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो जो टेक्निकल टारगेट है वो 2575 के आसपास के आते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा इंतजार कर लीजिए, जब 2465 की लेवल्स ब्रेक हो तब खरीदारी करिए 2425 के स्टॉप लॉस से और टारगेट सेट करिए 2550 का कम से कम। सुबह अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो एक ब्लॉक डील एचडीएफसी में लगभग समझिए 1800 करोड़ रुपए की होती हुई दिखी थी बीएससी पर और अब आप देखिए एक बहुत ही शानदार रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। लो आज का है समझिए 2373 और अब आपके सामने 2453। तो आप 17 और 54 आपके सामने जुड़ते हुए दिख रहे हैं, लगभग 68 रुपए की इंट्राडे रिकवरी और अब हरे निशान में स्टॉक। चलिए यहां पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल स्क्रीन पर मंगलवार के दिन प्रस्तुत करते हैं मारुति। मानस जायसवाल साहब ने आज सुबह यहां पर टिप्पणी दी थी कि ये एक ऐसा काउंटर है जो उनकी बाय लिस्ट में है और अगर गिरावट यहां पर दिखती है तो उसको जरूर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ना चाहिए। दिन का लो यहां पर 8384 जायसवाल साहब और एग्जैक्टली 200 रुपए बढ़ा हुआ। बताइए क्या कहते हैं मारुति के चार्ट्स आपको? दोपहर में एक बार स्ट्रक्चर खराब जरूर हुआ था मारुति का क्योंकि स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन जिस तरह की वी शेप रिकवरी हमने देखी है इसमें कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। मेरा तभी भी समझना ये था जब गिरावट देखने को मिली थी तो कि ये एक बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म पिक हो सकता है क्योंकि जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो तो मारुति के बेहतरीन है और मेरा अभी भी फेवरेट है। अगर ऑटो क्षेत्र में कहीं पर निवेश करना है तो डेफिनेटली वो मारुति स्टॉक होगा। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो आज के पैटर्न को देख के लगता है कि शायद स्टॉक तैयार हो गया है नेक्स्ट अपमूव के लिए, लेकिन का आपको इंतजार करना पड़ेगा। 8640 के ऊपर मारुति में खरीदारी करिए, ट्रेडिंग कॉल लीजिए 8480 के स्टॉप लॉस से और उसके बाद तो शायद आपको 9000 के स्तर वापस देखने को मिलेंगे। मारुति में बाकी मानस जी आपका एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था और वो प्ले करता हुआ आपकी स्क्रीन में मारुति डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करता हुआ। श्रीकांत चौहान जी को जोड़ते हैं कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत जी, आज के इस आखिरी के 42 मिनटों को देखकर ये तो लगता है
HDFC को देख के और रिलायंस को देख के, ICICI बैंक को देख के, HDFC को देख के लगता है कि भाई आपको आपके जो लोकल फंड्स जो कर रहे हैं उसको भी वेटेज देनी चाहिए। 2400 करोड़ रुपए के FIs ने माल बेचा था तो करीब करीब 2500 करोड़ का उन्होंने भी खरीदा था, और वही डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आपको ले आया एक बार फिर से बाजार को, वो आपकी एक्सपायरी के जोन में 17,100 के ऊपर निफ्टी को और 37,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को। बताइए आप इस प्राइस एक्शन को देखते हुए क्या कर रहे हैं, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या है? बिल्कुल, तो वीरेंद्र हमें लगता है कि देखिए मार्केट जो है वो लगभग 8वीं बार 16,800 पे जाके रुका, और वहां से आज उसने जो एक रिकवरी दिखाई थी उसे वापस सक्सेसफुली इन द सेकंड हाफ भी उसने क्रॉस किया है, जो पिछले कई दिनों से मिसिंग था। यानी कि एक बार एक जो इंट्राडे में हाई बन रहा था उसके बाद हमने लगातार बिकवाली देखी थी। अभी वैसे सेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आज के दिन की जो मार्केट की ब्रेक है अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशो ये तकरीबन 1:6 है, पुट कॉल रेशो अराउंड 0.8 है, और यहाँ पे अगर आप इसके साथ साथ इंडिया विक्स को देखते हो तो 27-28 के करीब आ चुका है। तो ये जो एक ओवरसोल्ड मार्केट की ब्रेथ है, इसी वजह से मार्केट में हमने इतने ऊपर की एक रिकवरी देखी। जैसे मार्केट में थोड़ा सा भी कुछ भी हमने पॉजिटिव रीजन देखा कि यूएस फ्यूचर्स में थोड़ी सी रिकवरी है उसके बाद, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अभी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है 16,800, और जब तक 16,800 के लेवल्स को ये ब्रेक डाउन के हिसाब से यानी कि गैप डाउन के बेसिस पे ओपन नहीं करता है तब तक हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर थोड़ा और वक्त निकाल सकता है। अगर मुझे इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कोई कन्विक्शन ट्रेड लेना है तो नो डाउट, जैसे आपने भी बात की, HDFC लिमिटेड काफी अच्छा एक बेहतरीन पीक है, इसमें काफी अच्छे मोमेंटम हमने पिछले कई दिनों से देखा और मार्केट के विपरीत डायरेक्शन में चल रहा है। लेकिन चूंकि काफी चल चुका है तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस करें, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो डेली बेसिस पे एक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रहा है। इट विल टेक टाइम, इवेंचुअली ये राउंडिंग बॉटम के फेज में जा रहा है ऐसे लग रहा है। तो करंट लेवल से 2300 के स्टॉप लॉस के साथ हम रिलायंस को लॉन्ग करेंगे और इसके ऊपर एक लॉन्ग पोजीशंस बना के फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज बैठेंगे, बिकॉज ये स्टॉक में से लो वॉलेटाइल स्टॉक है और 2300 के लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही इसमें से हमें निकलना है, जो कोरिस्पॉन्डिंग टू 16,800 है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करंट लेवल से मुझे लगता है कि लॉन्ग की एक बिल्कुल हम कोशिश करनी चाहिए और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 2500 के लेवल्स दिखा सकता है। डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ CNBC आवाज का प्रभुत्व और प्रबंधन RIL के पास है। अगर आप इस ट्रेड में हिस्सा लेते हैं तो एक इंडिपेंडेंट राय और जोड़िए। कुछ समय पहले रचना जी ने भी आपको यही ट्रेड सुझाया था लॉन्ग साइड पर, और काबिल तारीफ व्यू आपको दिया है श्रीकांत चौहान साहब ने निफ्टी पे। लंबी अवधि का चार्ट अगर आप खींचे निफ्टी का और देखें 29 नवंबर से अब तक, तो 8 बार 16,800 यहां पर टेस्ट की गई है और हर बार निफ्टी में आपने वहां से एक अच्छा वापस बाउंस आता हुआ देखा है। श्रीकांत जी, बहुत ही बढ़िया डेटा आपने स्क्रीन पर प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बताइए और कहां बढ़िया मूव आप बैंक्स में भांप रहे हैं? हमारे सामने ICICI बैंक हरे निशान में है और आप कोटक पर तो चर्चा करेंगे नहीं, लेकिन ICICI बैंक पर राय ले लेते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आज जब मार्केट रिकवर हुआ तो बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अगर आप ICICI बैंक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमने एक म्यूटेड सेल ऑफ देखा है, यानी कि एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स अगर आप देखें तो ये जो लेवल्स पे ओपन होता है उसी लेवल्स के करीब ये बंद हो रहा है और ये काफी यूनिक फॉर्मेशन है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है कि इसे गिरना नहीं है, इसी लेवल्स के करीब इसे बढ़िया सपोर्ट आ रहा है। और अगर मार्केट में रिकवरी बनती है तो वापस ये स्टॉक अपने 20 दिन के एवरेज के काफी नजदीक जा सकता है, जो तकरीबन 780 के करीब का है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे भी जैसे मार्केट 17,100 के ऊपर कंफर्टेबली अगर ट्रेड कर रहा है और अगर कोई अगर और एक लॉन्ग ट्रेड अगर मुझे लेना है तो बिल्कुल हम रिलायंस के साथ साथ ICICI बैंक को भी चुनेंगे, जो 757-755 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे वैसे डाउन ट्रेड प्रोटेक्टेड है और इसी वजह से हमें ये स्टॉक अच्छा लगता है। और साथ ही साथ शैल जी मैं बोलूंगा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पे भी फोकस हमें करना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टॉक पिछले कई दिनों से 200 दिन के एवरेज को मेंटेन करते आ रहा है और आज जब रिकवरी बनी मार्केट में तो ये स्टॉक सबसे पहले काफी अच्छी तरीके से रिबाउंड हुआ है। तो अगर इसे एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बन चुका है एंड वेरी शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट के साथ अगर मोमेंटम लेना है तो हमें लगता है कि 870 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी लॉन्ग किया जा सकता है। चलिए, तो M&M आपने मारुति का डिस्कशन सुना, आपने रिलायंस का डिस्कशन सुना। मीनवाइल अगर आप देखें एक स्टॉक और जो कि DI की ट्रैजेक्टरी में आ रहा है, बजाज पेंट्स,
ये क्यों ऊपर आ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इसको स्किप करता हूं। केमिकल्स में काफी शॉर्टिंग हुई थी कल तक, तो आज थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी है। मेटल्स में आप देखें जो स्टॉक रिकवर हुआ है वो है JSW स्टील, लेकिन और जिन स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी है उसमें याद रखिएगा, आज सुबह सुबह हम इंडिगो की बात कर रहे थे, वहां पे एक सेल कॉल थी, लेकिन आज भी इसने अगर आप देखें 2000 के साइकोलॉजिकल लेवल को नहीं वॉलेट किया। और बढ़ते हैं आगे, इंडिगो के बाद सीमेंस को देखिए डे हाई की डिरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, मतलब लोअर लेवल से अगर आप देखें काफी रिकवरी अच्छी है। यहाँ पर रचना जी के पास मेरे ख्याल से एक कॉल है। रचना जी, और कोई ट्रेड जो कि आपको इंप्रेस कर रहा हो इस वक्त? जी मेरी नजर कुछ फर्टिलाइजर्स टाइप काउंटर्स पे, एक तो कोरोमंडल इज डूइंग गुड एंड द अदर वन इज यूपीएल में भी एक अच्छा अपस्विंग आ रहा है। अगर यूपीएल यहाँ से फर्दर कंटिन्यू करता है तो 696 एंड 700 की तरफ जाता हुआ हमें वो आने वाले कुछ टाइम में ही दिख सकता है, और 686 इसका लेवल जो है वो डाउन साइड पे होल्ड करना चाहिए। 686 का आप देखें तो एक डाउन साइड लेवल है, इसको प्रोटेक्ट करिए, लेकिन आज इसमें रिकवरी है लोअर लेवल से। आज इस स्टॉक ने याद रखिएगा अपने मई 2021 के बाद की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी को छुआ, वहां से एक पुल बैक देता हुआ। अब आइए पिछले कुछ मिनटों में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग वो एडिशन किस तरफ हुआ है, जिन स्टॉक्स को आप देखिए उसमें एक है अपोलो, जिसने आज अपना 200 डे मार्क छुआ, एक परसिस्टेंट, साथ ही साथ डिक्सन टेक्नोलॉजीज, मेट्रोपोलिस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक सब्सटेंशियल ओआई दिखाया है। लेकिन अगर मैं कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन करूं तो सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर किसी स्टॉक की बनी है तो वो है अपोलो। राजेश पालवे जी, पहली बात तो ये है कि आपका जो चोला फाइनेंस का ट्रेड था वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव रहा। चोला फाइनेंस अब डे हाई पर है, आपने 2 बजे के आसपास 2:20 के आसपास ये कॉल ली थी, बहुत खूबसूरत ट्रेड था ये। अब बताइए एक वैल्यू बायर के लिए अपोलो हॉस्पिटल 4512 के प्राइस पर कैसा लग रहा है आपको? ये इसका आज का लो जो है वो है 200 डे में, आपका टेक इस स्टॉक पे? तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, ये स्टॉक में जो करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा, स्टॉक मल्टीपल टाइम अगर हम देखें तो 4400 से 4425 ये एक रेंज में आके सपोर्ट लेके पुल बैक एक्शन दिया है। और जिस तरीके से एक करेक्शन के बाद स्टॉक के लोअर साइड पे एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है ये 4400 एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता हुआ दिख रहा है स्टॉक में। हालांकि हायर साइड पे अभी 4580 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये लेवल जैसे ही क्रॉस होगा तो हमें लगता है ये स्टॉक वापस 4750 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके के पैटर्न फॉर्मेशन हो रहे हैं, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे बाय करना चाहिए। इसे थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे रखें, 4400 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में हमें लगता है पोजिशनली टारगेट जो आना चाहिए करीब 4700 4750 तक आते हुए दिख सकते हैं। के सामने एक अच्छा इंट्राडे बाउंस बैक ना सिर्फ भारतीय बाजारों में, जहां पर आप निफ्टी को अब सिर्फ 100 अंक नीचे 17111 पर देख रहे हैं, निफ्टी बैंक को 300 अंक का कट देख रहे हैं 34168, लेकिन बाजारों में यूरोप में और खासकर यूएस फ्यूचर्स में भी आपको इंट्राडे लोज से एक बढ़िया रिकवरी दिख रही है। ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव नहीं है इस वक्त डाउ फ्यूचर्स, लेकिन दिन के लो से यहां पर आपको रिकवरी आती हुई दिख रही है। अभी भी डाउ फ्यूचर्स आपको 336 अंक नीचे 1% का कट 33663 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक छोटा सा 60 सेकंड का ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ चर्चे में रहेंगे बहुत सारे टेक्निकल कॉल्स जो आपको स्क्रीन पर बढ़िया मूव्स दे रहे हैं लॉन्ग और शॉर्ट साइड दोनों पर। जुड़ते हैं आपसे। बुल्स और बेयर्स में खासी कसरत आप देख रहे हैं दलाल स्ट्रीट पर। ये आपके सामने निफ्टी का सेक्टोरल अपडेट्स आते हुए दिख रहे हैं। जरूर से आपको दिन के लाल निशान में ये इंडिसेस ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए इंट्राडे लोज से आपने बहुत जबरदस्त रिकवरी देखी है इन इंडिसेस में। और अगर आप यूरोपीय बाजार देखें, यूएस फ्यूचर्स देखें, वहां पर इस डर को खरीदा जा रहा है या शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, लेकिन यूरोपीय बाजारों में भी 2% दिन के न्यूनतम लेवल से आप उस इंडिसेस को बढ़ते हुए देख रहे हैं। और अगर आप हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं तो ध्यान दीजिए बढ़ने वाले शेयर सिर्फ 150 थे और अब वो 401 हो गए हैं। और यही स्थिति आप अगर निफ्टी में हीट मैप में देखें तो आपको समझ में आएगी कि किस हिसाब से अच्छी बाइंग, अच्छी शॉर्ट कवरिंग आपको क्वालिटी स्टॉक्स में एक बढ़िया बाउंस दिखा रही है। हीट मैप कुछ ही समय में आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत किया जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि कई स्टॉक्स
आपको बढ़िया लॉन्ग ट्रेड्स दे रहे हैं। सुबह सिर्फ 4 ऐसे स्टॉक्स थे एफएनओ फ्यूचर्स में जहां पर हरा निशान था, अब ये 24 हैं और आप शॉर्ट कवरिंग 31 पर देख रहे हैं। तो कम से कम बैलेंस आपको इंट्राडे में आता हुआ दिख रहा है, हालांकि ओवरऑल टोन भी अभी तक बेरिश है। हल्का सा आपने गिरावट इंडिया विक्स में भी देखी है, लेकिन अभी भी आप समझिए 16% ऊपर ये इंडेक्स दिख रहा है। वीरेंद्र जी, कुछ आपकी नजर में आया हो? जी शैल जी, कुछ देर पहले अगर आप देखें एक जिक्र स्टॉक का कर रहे थे श्रीकांत जी, M&M, ये आज आपकी स्क्रीन पे डी हाई पे फ्लो करता हुआ, और अभी अगर आप देखें मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा था, ऑप्शन एक्टिविटी भी काफी स्ट्रांग है। लेकिन मैं अब थोड़ा सा जाऊंगा मेटल्स की तरफ। मेटल्स में जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है उसमें अगर आप देखें तो वेदांता में पिछले करीब 20 मिनटों में काफी शॉर्ट पोजीशंस कटी हैं। JSW स्टील में देखें काफी शॉर्ट पोजीशंस कटी हैं। जहां जहां शॉर्ट पोजीशंस कटी हैं वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं? JSW स्टील, वेदांता, अभी यूपीएल का जिक्र रचना जी कर रही थी, यहां पे अगर आप देखें काफी शॉर्ट्स कटी हैं। और साथ ही साथ एक और स्टॉक जिसमें अगर आप देखें थोड़ी सी शॉर्ट्स कटी हैं वो है डॉक्टर लाल पैथलैब, 2680 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। तो यहां पे शॉर्ट्स जो है वो कटने का क्रम जारी है। आते हैं एनबीएफसीज पर ही। एनबीएफसीज जो है वो इस वक्त खासा अगर आप देखें इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। एक बार एक्टर साहब प्लीज जरा आप प्लीज जिन जिन स्टॉक्स का मैं नाम लूं उनके एफ&ओ पैटर्न्स लेके आइएगा कि एग्जैक्टली अगर आप देखें इस स्पेस में हुआ क्या। मैं एनबीएफसीज में आपको जो बता रहा हूं कि हुआ क्या है आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में। लॉन्ग पोजीशंस कहां बिल्डअप हुई हैं और शॉर्ट कवरिंग। लॉन्ग बिल्डअप हुआ है चोला फाइनेंस पे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, साथ ही साथ आईसीआईसीआई जीआई और साथ ही साथ नैम इंडिया और मुथूट फाइनेंस। इन स्टॉक्स में अगर आप देखें काफी सब्सटेंशियल आज हमको लॉन्ग दिखे गए हैं। शॉर्ट कवरिंग आज जिन स्टॉक्स में विजिबल है वो है B2, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। दोनों ही स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त अच्छी रिकवरी के साथ ट्रेड करते हुए। राजेश पालवे जी, एक बार राय अपनी रखिएगा बजाज फाइनेंस पे। अगेन मैं याद रखिएगा, अभी आपसे यही नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत स्क्रीन पे कोई ट्रेड बताइए, लेकिन बजाज फाइनेंस में जिस तरीके की कैंडल्स क्रिएट हुई हैं पिछले कुछ सेशंस में, क्या आपको लग रहा है कि 8वीं 9वीं अटेम्प्ट के बाद भी इसने आज 200 डेमा नहीं तोड़ा? एक सीरियस बेस क्रिएट कर रहा है ये स्टॉक 6700 के आसपास। बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखें तो पिछले रिसेंट फॉल में अगर हम देखें तो फोर्थ अटेम्प्ट है जहां पे स्टॉक ने 6800 के लेवल का सपोर्ट लेके यहां से बाउंस दिया है। और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं करेक्शन होने के बाद स्टॉक में हमें लगता है कुछ समय के लिए 6800 से 7200 ये एक रेंज में ट्रेवल करते हुए दिखेगा। लेकिन एक ओवरऑल अगर इसका सेटअप देखें, लॉन्ग टर्म सेटअप देखें, तो हमें लगता है जैसे ही ये 7200 की रेंज को क्रॉस करेगा तो वहां से स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिखे, क्योंकि एक करेक्शन के बाद ये कंसोलिडेशन भी इसमें अच्छे एक रेंज में होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि अगर कोई डिप मिलती वॉलेटिलिटी के चलते तो इसको बाय करना चाहिए। 6900 6950 ये एक अच्छा लेवल होगा। पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो करीब होना चाहिए 6800 का। तो करंट लेवल से थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होता है, तो अगर डिप मिलती वॉलेटिलिटी में तो ऐड करें। 6800 स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड के टारगेट जो हमें लगता है फर्स्ट आना चाहिए वो करीब 7200 तक आते हुए दिख सकते, वो लेवल पे एक बार वापस से इसको रिव्यू करना चाहिए। ये यहाँ पर राय आपको आती हुई दिख रही है बजाज फाइनेंस पर। यतिन जी न्यूज में जुड़ चुके हैं और चर्चा अब होगी डीलिंग रूम चेक की। मोहता साहब, क्या कहते हैं आपको डीलर्स? कुछ बाय ट्रेड्स, कुछ शॉर्ट कवरिंग, कोई सेक्टोरल कॉल, कहां पर आपको व्यू आता हुआ दिख रहा है? देखिए, इस हफ्ते हमने देखा है कि एक्सपायरी वीक के पहले आज के दिन स्पेसिफिकली फरवरी सीरीज में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में। और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो सबसे मजबूत जो हेवी वेट है वो है आईसीआईसीआई बैंक, और यहाँ डीलर्स अपने क्लाइंट्स को बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। इन जनरल हम अगर देखें तो फरवरी सीरीज में आपको यहाँ शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल रही है और डोमेस्टिक फंड्स भी आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं सिलेक्टिवली। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो 770 से लेके 775 तक के लेवल्स उनको लगते हैं कि 1-2 दिनों में आने चाहिए, और एक्सपायरी वीक के पहले इनको लगता है आईसीआईसीआई बैंक में अच्छा खासा बाइंग फ्लो होना चाहिए। इसके अलावा एल्यूमिनियम स्टॉक्स पे नजरें होनी चाहिए। जो सैंक्शंस लगे हैं रूसाल, जो कि एक एल्यूमिनियम कंपनी है रशियन गवर्नमेंट की, उसके कारण शायद आपको एल्यूमिनियम के दाम में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में, जिसका फायदा नैल्को और हिंडाल्को जैसी कंपनी को हो सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इन दो स्टॉक्स की तो यहां डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली खरीदारी करें, 5 से 7% का अच्छा रिटर्न यहां देखने को मिल सकता है। नैल्को की स्पेसिफिकली बात करें तो काफी अच्छे चार्ट्स और काफी अच्छा लेवल
यहां देखने को मिल रहा है अगर आप एक्सपर्ट्स की माने तो नैल्को हिंडाल्को दोनों में भी खरीदारी की सलाह डीलिंग रूम्स आज अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ये राय आपको आती हुई दिख रही है डीलिंग रूम से, लेकिन मयूरेश जोशी साहब को यहां पर जोड़ते हैं। मयूरेश जी, आपकी ब्रोकरेज ग्लोबल व्यू बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तित करती है आपके इंडियन क्लाइंट्स के लिए। मेटल क्षेत्र पर इस परेशानी को जो हम रूस और यूक्रेन के बीच में देख रहे हैं, आप कैसे पैन आउट होते हुए देखते हैं बाजार में? जी बिल्कुल, तो जैसे मोटा भाई ने कहा, आई थिंक जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, अगर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं कमोडिटीज पे, तो एक अपवर्ड रिएक्शन या रिएक्शन देखने मिलेगा। उदाहरण के तौर पे आई थिंक रूस जो एल्यूमिनियम आउटपुट बनाता है करीबन 4 मिलियन टन बनाता है, विच इज 6% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट। अगर निकल की बात करें तो 20% का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है ये रशिया के पास है। इसलिए सैंक्शंस अगर लगते हैं, अगर सप्लाई कम होती है और इन्वेंट्री लेवल्स, आई थिंक कमोडिटीज के लिए आई थिंक इन्वेंट्री लेवल बहुत मायने रखती है। इन्वेंट्री लेवल्स अगर आप कोई भी कौन सुने, हिंडाल्को का सुने, एल्कोआ का सुने, जैसे मोटा भाई ने कहा रूसाल का सुने, तो आई थिंक स्टील इन्वेंट्रीज हो, निकल इन्वेंट्रीज हो, लेड इन्वेंट्रीज हो, या इवन एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिना की इन्वेंट्रीज हो, ये अच्छी खासी कम हो चुकी है और इसलिए आई थिंक प्राइसेस में एक अपवर्ड रिविजन दिख सकता है। ऑलरेडी एल्यूमिनियम प्राइसेस $3,100 प्रति टन के आसपास है। इफ दे हावर अराउंड द सेम लेवल्स, मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स मोमेंटम, वॉल्यूम्स क्योंकि बरकरार रहेंगे रेस्ट ऑफ द ग्लोब और डिमांड बरकरार रहेगी एक्स रशिया एक्स चाइना, मुझे लगता है आई थिंक दैट कैन पुश अर्निंग्स फॉर दी स्टॉक्स हायर। तो बिल्कुल आई थिंक जो सेंटिमेंटल पॉजिटिव ट्रेड्स है मेटल्स की तरफ एंड स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को हो, नाल्को हो, ये बरकरार रह सकते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा नाल्को जिसका जिक्र अभी यतिन ने किया, इसमें आज रिकवरी काफी अच्छी खासी थी। हालांकि ये कैंडल रिवर्सल की सारे मापदंडों को पूरा नहीं करता, बट स्टिल ये रिकवरी काफी इंपॉर्टेंट है, वेटेज रखती है, क्योंकि आज के वॉल्यूम्स इसके 5 सेशंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल्यूम है। तो अच्छा, अगर आप देखिए इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से पुल बैक किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स को देखिए जो कि इस वक्त अच्छा कर रहे हैं। देखिए मैं सिर्फ जिन स्टॉक्स का जिक्र करता हूं, यहाँ पे कोई बाय ट्रेड नहीं रहा। बलरामपुर चीनी लोअर लेवल से अच्छी शॉर्ट कवरिंग, यूपीएल लोअर लेवल से अच्छी शॉर्ट कवरिंग, बिरला सॉफ्ट इन मिड कैप आईटी, यहां पर अगर आप देखिए लोअर लेवल से काफी अच्छी शॉर्ट कवरिंग है। याद रखिएगा बिरला सॉफ्ट ने आज अपना इंट्राडे लो लगाया करीब 388 रुपए का। ये स्टॉक वो है जिसने इस बुल रन में 585 का हाई देखा था। मिड कैप आईटी का सबसे वर्टिकल स्विंग देने वाला स्टॉक आज हाई लेवल से ऑलमोस्ट आधा हो गया था सुबह, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आई। इस बीच जरा एक बार आप लेके आइए श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एनबीएफसी की कैटेगरी में, ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक एक और जो कि इस वक्त एक अच्छा पुल बैक देता हुआ लोअर लेवल से। बाकी अगर आप देखें एचडीएफसी लाइफ आज 571 पर लोअर लेवल से ये भी पुल बैक देता हुआ। बैंकिंग स्पेस में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 1262 पे ये ट्रेड करता हुआ स्टॉक बड़ा अच्छा रेस्ट लिया आज इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से। अब लेके आइए आप पिडिलाइट, एक और स्टॉक को देखिए जो कि ऑलमोस्ट अगर आप देखें इस वक्त एक लोअर लेवल से रिकवरी देके ट्रेड कर रहा है। आज इसने इंट्राडे छुआ था लो 2350 का, गया 200 डिमा की ट्रेजेक्टरी के आसपास, वहां से इसने एक पुल बैक दिया। मानस एक दो स्टॉक्स जहां पे आज वॉल्यूम्स मैं सुबह से नोट कर रहा हूं कि बहुत इंप्रेसिव रहे, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रहे। एक तो हो गया नाल्को जिसका जिक्र यतिन करके चलेगा तो उसको रिपीट मैं नहीं करूंगा। एक आप देखिए पावर ग्रिड, आपने हमेशा टिप्पणी की है इस स्टॉक के बारे में, हालांकि वो रेंज थी 205, 210, 215 के जोन में। आज जरा आप पावर ग्रिड के वॉल्यूम्स को देखिए और अच्छे वॉल्यूम्स, और आज की रिकवरी रही अच्छी, लोअर शैडो काफी वाइल्ड है, बॉडी भी काफी वाइल्ड हो गई है, फिर लौट के 197 की रेंज में। आप इस स्टॉक को कैसे रीड कर पा रहे हैं, कोई व्यू है आपका इस पर? देखिए ये सही है कि आज बेहतर वॉल्यूम्स के साथ हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, लेकिन क्योंकि स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अब तो आपको इंतजार करना है जब स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तभी यहां पर खरीदारी करनी है। तो 200 रुपए के ब्रेकआउट का इंतजार करिए, 200 रुपए के ऊपर खरीदारी करिएगा 194 के स्टॉप लॉस से, और अगर 200 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 210 तक जाने की उम्मीद है। तो पर फिलहाल के लिए बने रहिए, क्योंकि वॉल्यूम्स के साथ हमें बाउंस बैक देखने को मिला है, तो 194 के स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहिए। चलिए आपके सामने ये राय फिलहाल पावर ग्रिड पर आती हुई दिख रही है। अब ऑलमोस्ट 27 मिनट बचे हैं इस सेशन को फिलहाल समाप्ति की तरफ बढ़ने में, और आप देख रहे हैं एक बढ़िया रिकवरी आपको रशियन बाजार में भी आती हुई दिख रही है। अब ये शॉर्ट कवरिंग है या डेड कैट बाउंस है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन उनका जो आप करेंसी देख रहे हैं रूबल, वो भी आपको बहुत अच्छा रिकवर होता हुआ दिख रहा है।
यहाँ पर निचले स्तर से 1.3 रूबल ये डॉलर के फिलहाल विरुद्ध आपको अच्छा मूव देता हुआ दिख रहा है। चलिए निफ्टी का हीट मैप देख लीजिए। कई सारे शेयर्स अब आपको हरे निशान में दिखेंगे और ये जितने भी काउंटर्स हैं आपको दिन के लो से एक बढ़िया बाउंस देते हुए दिख रहे हैं। यहां पर बढ़िया मोमेंटम हम लोग तेल में ट्रैक कर ही रहे हैं क्योंकि आप अब ब्रेंट को लगभग $100 की तरफ मूव करते हुए दिख रहे हैं। 1% का ध्यान इसीलिए ओएनजीसी में लॉन्ग साइड पर आता हुआ। साथ ही साथ ऑटो शेयर्स में आप देखिए खासा मूवमेंट, आयशर और बजाज ऑटो में आधे प्रतिशत की वृद्धि और आप देख रहे हैं कि दोनों बजाज ट्विंस आपको बढ़िया तरीके से मूव दे रहे हैं। हिंडाल्को में खासकर एक अच्छा हरा निशान और वो इसलिए क्योंकि यहां पर एक ग्लोबल राय बनती हुई कि अगर सैंक्शंस रशियन एल्यूमिनियम मेकर्स पर आते हुए दिखते हैं तो आपको कमोडिटी एल्यूमिनियम का प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा और वो पॉजिटिव है हिंडाल्को के लिए। इन्फोसिस आपको मदद करता हुआ दिखा रहा है आज निफ्टी की और आप खासा मूवमेंट देख रहे हैं दिन के लोज से आईसीआईसीआई बैंक में, दिन के लोज से रिलायंस इंडस्ट्रीज में और दिन के लोज से आप देख रहे हैं एक ठीक ठाक मूव एलएनटी में भी। एचडीएफसी हरे निशान में आता हुआ यहां पर आपको 0.5% की वृद्धि दिख रही है और ब्रॉडर थीम्स जो बाजार में बिकवाली की तरफ आपको चलती हुई दिख रही हैं वो हैं टाटा स्टील, टीसीएस में भी आप 3.5% का कट देख रहे हैं। यूपीएल में एक बहुत इंप्रेसिव दिन के लो से आप एक अच्छा बाउंस देख रहे हैं, हालांकि अभी भी ये 2% नीचे है। तो वीरेन जी की थीम बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिख रही है कि जो दिन के लो से बाउंस ले रहे हैं उन पर आप एक मजबूत राय बनाएं। कोटक महिंद्रा बैंक खासकर आपको आज एक बढ़िया मूव बैंक निफ्टी में देता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी, ये ओवरऑल पिक्चर है बाजार बंद होने में अब 26 मिनट। जी हाँ, वाकई। और याद रखिएगा अभी इस वक्त हम कोई शॉर्ट का व्यू अभी इसलिए नहीं ले जा रहे हैं या फिर लॉन्ग पुट, क्योंकि अभी जो शैली जिक्र कर रहे थे रशियन करेंसी का जो सेंटर ऑफ प्रॉब्लम है, अगर उसी की करेंसी अगर आप देखें तो यहाँ पे ठीक ठाक है और रिकवर कर रही है, तो फॉर द टाइमिंग अननेसेसरी डाउन साइड में रिस्क लेके नहीं जाएंगे। याद रखिएगा बैंक निफ्टी ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट लिया 200 डेमा को छूने का और वहां से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, लेकिन क्रिटिकल है, सबसे अच्छा चीज है बैंक निफ्टी और इसने आज शुरुआती 10 मिनट में रीगेन कर लिया 37,000 अपना मंथली पुट राइटर का जोन। खैर, यहां से एक काम करते हैं, जरा एक सेंस लेने की कोशिश करते हैं। देखिए अमूमन हम एक मोमेंटम कॉल सेगमेंट करते हैं, लेकिन आपको भी मालूम है, हमको मालूम है कि यहां पे रिस्क कैरी करना ओवरनाइट बहुत अगर आप देखें जोखिम भरा होगा। ऐसे में मानस आपकी एक नपी तुली अप्रोच क्या कहती है? आप इस सेशन को अवॉइड करेंगे? इस ट्रेड सेटअप में अगर आप देखें कोई भागीदारी नहीं लेंगे या फिर नहीं, आप कोई ट्रेड से कन्विंस्ड हैं और आप उसे कैरी करना चाहेंगे कल के लिए? देखिए, कहीं ना कहीं तो चांस लेना पड़ेगा और मेरा समझना यह है कि अगर वो स्टॉक जो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास आने के बाद आज बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वहां पर आप बिल्कुल एक चांस ले सकते हैं। तो मैंने पहले एलटीटीएस की बात की थी और अब मेरे हिसाब से अपोलो हॉस्पिटल्स पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां पर भी स्टॉक ने आज अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां पर बाउंस बैक देखने को मिला, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले। तो अगर एक ट्रेड लेके जाना है तो वो अपोलो हॉस्पिटल्स रहेगा। स्टॉप लॉसेस 44.75 के नीचे रहेंगे और ऊपर की तरफ 48 रन तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 4500 अगर आप देखें 80 पे ट्रेड करता हुआ। शैल जी एक गैस करते हैं, आज डीआईएस की या फिर डीआईएस की बैंक फिगर क्या होगी आपके मुताबिक शैल जी? अरे वीरेन जी, यहां तो आप समझिए कि इतनी दिक्कत है। बहुत दिनों बाद आपने यहां पर डीआईएस को एक्सीड करते हुए देखा था खरीदारी में, जितनी बिकवाली एफआईएस की थी कुछ दिन पहले। लेकिन आजकल जरा मूड माहौल जो है वो थोड़ा परेशानी में है। गर्दन आगे करके कोई नंबर दे दिया जाए, मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं होगा। तो इस प्रश्न को मैं जरा अवॉइड करता हूं और रचना जी को स्क्रीन पर जोड़ता हूं। रचना जी, क्या राय रखेंगे आप कल के लिए? कोई ट्रेड अगर स्क्रीन पर हो तो जरूर जिक्र कीजिए और अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा। जी, एक बात तो ये कि ओवरनाइट पोजीशंस एडवाइजेबल रखना इज नॉट वेरी एडवाइजेबल और मेरा ये मानना है कि कल के दिन में अगर कुछ भी पॉजिटिव होना होगा तो देयर आर काउंटर्स जहां पे नजर रखी जा सकती है। ऑन द अपसाइड अगर दिन कल सही हुआ और कोई भी इंप्रूवमेंट हुए हालात में, तो एक काउंटर जिस पर नजर रखी जा सकती है टुमारो, नॉट टुडे,
दैट इज हेवल्स. हेवल्स इज शोइंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ और ये काउंटर जब तक 1180 के ऊपर रहेगा तो यहाँ पे पॉजिटिविटी बननी चाहिए फर्दर, पर ओवरऑल मार्केट के सपोर्ट की जरूरत इसको भी पड़ेगी. तो इसीलिए ओवरनाइट में कुछ भी ना करें, एक्सेप्ट अगर किसी को करना ही है, कंपल्सिव है, तो शॉर्ट साइड पे टाटा स्टील के लिए मैं कह सकती हूँ, क्योंकि वहां पे चार्ट पे नेगेटिविटी काफी सारी है एंड ऑल चांसेस के यहाँ पे फर्दर गिरावट आ सकती है. टाटा स्टील 1140 पे है फिलहाल और ये काउंटर 1120 या 1110 की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ सकता है. जब तक ये 1150 के नीचे रहेगा तब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी. तो अच्छा दिन मिलेगा तो हेवल्स, और अगर कैरी करना ही है तो डाउन साइड पे टाटा स्टील. आपको कम से कम रुझान समझ में आता हुआ दिखेगा यहाँ पर रचना जी की सोच में कि लॉन्ग ट्रेड्स बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करने, और अगर आपको वीकनेस दिख रही है जो कि टाटा स्टील में है फिलहाल, निफ्टी का आप देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में 1140, और ये अपने 200 डीएमए के आसपास या उसके नीचे फिलहाल ट्रेड करता हुआ. तो एक शॉर्ट कॉल टाटा स्टील पर रचना जी के नाम के सामने लिख दी जाए. रचना जी, कुछ राय निफ्टी या बैंक निफ्टी पर, यहां पर कोई ऑप्शन ट्रेड आपके जहन में हो तो सजेस्ट कीजिए, वरना परे रहते हैं. जी, मेरा ये मानना है कि जहां तक निफ्टी की बात है तो ये काउंटर में हम पॉजिटिव तो अब तभी बनेंगे जब ये 17,350 के ऊपर जाना शुरू करेगा. तब तक जो भी बाउंस आएगा भी अपसाइड पे तो इट विल बी नथिंग मोर देन अ पुल बैक. तो इसीलिए ऑप्शंस पे भी खेलना ज्यादा एडवाइजेबल नहीं रहेगा, क्योंकि फॉलो थ्रूज इतने बड़े नहीं होने वाले हैं जो एक्चुअल में प्रीमियम्स को इम्पैक्ट करे जब तक हम 350 के ऊपर फ्यूचर्स पे निकलते नहीं है तब तक. तो अगर छोटे मोटे मूव्स के लिए खेलना हो तो फ्यूचर्स पे ही खेलेंगे एंड वो भी तब जब दिन नया शुरू होगा. कैरी हम इसमें भी नहीं करेंगे. कैरी कुछ भी नहीं करेंगे, याद रखिएगा. एग्जैक्टली अगर आप देखें हम मिड पॉइंट पे आके क्लोज हो रहे हैं. एग्जैक्टली अगर आप देखें मिड पॉइंट पे, तो बहुत एक तर्क संगत रहा है. देखिए, सिर्फ आज ही का सेशन नहीं है पैसा कमाने के लिए, फिर सिर्फ कल सुबह नहीं है. थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्शन पे ध्यान दीजिएगा, और कल सुबह कुछ बचा रहा तो परसों खेलने के लिए मौका मिलेगा. आयुष पालवे जी, आपका व्यू क्या कहता है? आप थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखेंगे या फिर कहीं किसी ऑप्शन में या किसी फ्यूचर को लेके जाना चाहेंगे कल के लिए? तो देखिए, व्यू तो कॉशियस ही है और मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहने ही वाली, क्योंकि जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी है तो कोई भी एक डायरेक्शन में ट्रेड नहीं मिलेंगे. तो फिर भी अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द डे जिस तरीके से रिकवरी बनी है, हमें लगता है कि थोड़ा यहाँ से पुलबैक का ट्रेड कल भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है. हालांकि ओपनिंग तो अभी भी किसी के हाथ में नहीं है कि किस डायरेक्शन में मार्केट ओपन होगा, बट जो स्टॉक यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसमें हमें लगता है कि आईटी पैक यहाँ से कहीं ना कहीं लीड लेते हुए दिखेगा. जैसे ही मार्केट स्टेबल होंगे हमें लगता है आईटी स्टॉक्स में एक अप मूव यहाँ पे जरूर बनते हुए दिख सकता है. आज काफी मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड बना है. तो हमें यहाँ पे लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है. पिछले कुछ दिनों में जो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी और जो एक करेक्शन के बाद स्टॉक जिस तरीके से 1700 के आसपास एक बेस बनाते हुए दिख रहा है, और आज भी इसने अटेम्प्ट किया था एक ब्रेकआउट का, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से इसके सेटअप बने हुए हैं तो वॉलेटाइल मार्केट में इन्फोसिस एक अट्रैक्टिव बैट रहेगी यहाँ पे लॉन्ग साइड में कैरी करने के लिए. 1735 के आसपास अभी कैश मार्केट में ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक. इसमें हम स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 1710 का. लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से सेटअप बने इन्फोसिस के, अगर मार्केट थोड़ा भी यहाँ से रिकवरी दिखाएगा तो इन्फोसिस में यहाँ पे 1780 1790 तक की अपसाइड बहुत जल्द देखने को मिलेगी. तो इन्फोसिस लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 1710 के स्टॉप लॉस से. चलिए, तो 1710 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप देखें तो आपका व्यू इन्फोसिस पे है. वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. श्रीकांत जी, बाइडेन का बाय या फिर पुतिन की पुट, क्या ले जाएंगे आप? बढ़िया क्वेश्चन है. देखिए, मुझे लगता है कि बाइडेन का बाय करके जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट जो है वो 16,800 को काफी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है. आज भी जब मार्केट में एक रिकवरी का ट्रेंड बना उसके बाद हमने देखा कि मार्केट बेस हाई के आसपास के क्लोजिंग दे रहा है. साथ ही साथ अगर बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें तो एक्सपायरी के सामने, यानी मंथली एक्सपायरी के सामने मार्केट काफी हेवीली ओवरसोल्ड है इन टर्म्स ऑफ पुट कॉल रेशियो, या वीक्स पकड़ लीजिए, या तो इन टर्म्स ऑफ एडवांस डिक्लाइन रेशियो आप देख लीजिए. और ऐसा नहीं कि ऐसे मार्केट्स हम लोगों ने पास्ट में नहीं देखे, हमने कई बार ऐसे मार्केट्स देखे हैं.
इनफैक्ट ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे तब तो हम लोगों ने ये मार्केट कई महीनों तक झेला है। तो ऐसे मार्केट्स में हमें लगता है कि जो काफी स्ट्रांग कन्विक्शन आइडियाज होते हैं या तो जो स्ट्रांग स्टॉक्स होते हैं उसमें आप बने रहिए। जो सेक्टर वीक होता है उसमें आप शॉर्टिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर मुझे ओवरनाइट अगर कुछ लेके जाना है और मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर मैं देखता हूं कि जो काफी ओवरसोल्ड है, वहां पे हमें लगता है कि अभी 16,800 का मैं एक फाइनल स्टॉप लॉस रखूंगा। तब तक हमें लगता है कि इस मार्केट को कुछ एक अच्छे स्टॉक्स के साथ लॉन्ग ट्रेड के साथ ट्रेड कर लेना चाहिए और इसमें हमें लगता है कि रिलायंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा इन दो स्टॉक्स पे ही फोकस करेंगे। करंट लेवल से हमें लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है 852 853 में। ये स्टॉक हमें लगता है 870 880 के लेवल्स दिखा सकता है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे 835 रुपए का। इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें रिलायंस पे है, अगेन विद द डिस्क्लेमर, और साथ ही साथ M&M पे ये स्टॉक भी डे हाई पे आके क्लोज होने की कोशिश करता हुआ। इस बीच यतिन ने जिस स्टॉक का जिक्र किया था नाल्को इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त डे हाई पर है, अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और सारे एवरेजेस के ऊपर आके क्लोज होने की कोशिश करता हुआ। एक स्टॉक जो कि मेरा ध्यान खींच रहा है अपनी तरफ बार बार और वो है हीरो मोटोकॉर्प। क्या गजब की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है, और अगर शायद हालात इतने बुरे ना होते, वॉर फ्रंट पे अगर आप देखें वर्ल्ड ना होता, तो ये एक बेहतरीन स्टॉक था जिस पर हम बात कर सकते थे। टिपिकल फ्लैग अगर आप देखें तो शायद इस वक्त स्क्रीन पे विजिबल है। इस पे कोई टिप्पणी करेंगे आप आशीष बहती जी? हीरो मोटोकॉर्प, आज के वॉल्यूम्स, आज की रिकवरी, आज की कैंडल, लास्ट ड्यू एवरेज 200 डेमा को फिर रिगेन करना, इस पे टिप्पणी करिए और साथ ही साथ अपना कन्विक्शन ट्रेड दीजिएगा प्लीज। जी वीरू जी, जिस हिसाब से बाइंग देखने मिली है अभी इंट्राडे लेवल पे और बल्क बाइंग भी हो रही है हीरो मोटो पे, हर टेक पे एक अच्छे तरफ ये डे हाई की तरफ ही जा रहा है स्टॉक, तो काफी इंप्रेसिव कैंडल इंट्राडे के लेवल पे बनी हुई है। 2710 के करीब एक एसएल लगा सकते हैं जो इसका 20 डेमा के करीब है, और हमें लगता है कि जैसे ये 200 डेमा जो इसका 2750 2760 के करीब जो इसका 200 डेमा है, ये उसके अगर ऊपर कल क्रॉस करता है तो यहाँ से एक और बड़ी मूव देखने मिल सकती है, जो कि इसे 2800 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जो टारगेट आ रहे हैं 2800 तक के टारगेट्स है, और छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 2710 का। और मेरा जो अभी का कैरी ट्रेड रहेगा वो है एम्फेसिस में। हमने एलटीआई भी डिस्कस किया था। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से मिड कैप आईटीज में और इनफैक्ट आईटी में सेल ऑफ आया था, अब वो एक थोड़ा थमता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से एम्फेसिस की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट 3 दिन में एक अच्छी बड़ी कैंडल्स बनी है, और जिस हिसाब से आज 8 लाख शेयर्स का वॉल्यूम एम्फेसिस में देखने मिला है, क्योंकि इसके एवरेज वॉल्यूम से करीब 1.5 टाइम ज्यादा है, तो हमें लगता है कि यहाँ से 3200 तक के लेवल्स जल्दी देखने मिल सकते हैं। 3080 का स्टॉप लॉस लगाकर एम्फेसिस में बाइंग की वो है। इसे इत्तेफाकन आप देखिए कि हम लोग 1 2 3 4 और 2 6 लॉन्ग कॉल्स फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं, जिनमें एम्फेसिस है जो सबसे आपको लेटेस्ट जुड़ता हुआ दिख रहा है। सिर्फ एक शॉर्ट कॉल जो आती हुई दिख रही है वो है टाटा स्टील की रचना जी की तरफ से। प्रकाश गाबा साहब को जोड़ते हैं। प्रकाश जी बताइए, कहां आपका ध्यान और रुझान है? प्रकाश जी। एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पैरामीटर्स पर एक बाई सिग्नल तो जनरेट हुआ है, मेरे ख्याल से निफ्टी में एक अप मूव मिलना चाहिए। बात दूसरी बात, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस पर ध्यान देना चाहिए। बाउंस बहुत अच्छी जगह पे हुआ है 840 जोन्स पर, बस 840 के नीचे एक स्टॉप लगाइए महिंद्रा एंड महिंद्रा पे, एक अप मूव मिल सकता है। 870 पॉसिबिलिटी है महिंद्रा एंड महिंद्रा। दूसरा बाय कॉल आपको M&M पर आता हुआ, इससे पहले खरीदारी की राय श्रीकांत जी ने दी है। और अगर आप लंबी अवधि का चार्ट बनाएंगे तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बहुत ही जबरदस्त बाउंस दिया है अपने 200 डीएमए से, जो कि 825 रुपए पर था, और आप 853 का क्लोज देख रहे हैं। आज का जो राइज है वो 3 दिन की गिरावट के बाद है, तो एक बढ़िया स्विंग ट्रेड बनता हुआ। गाबा साहब और श्रीकांत जी की तरफ से, गाबा साहब तो थार भी चलाते हैं, तो उनके दिल में वैसे भी महिंद्रा बसता है। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल टिप्पणीज होती हुई टेक्निकल कॉल्स की, एक बार हम लोग इनको स्क्रीन पर सजो देंगे, लेकिन तब तक यहाँ पर यहाँ पर मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं। मयूरेश जी, आपका व्यू जो मेटल्स पर था बहुत बढ़िया तरीके से बाजार में पैन करता हुआ दिख रहा है। अन्य कोई क्षेत्र जहां पर आपको दिखता हो कि खरीदारी करनी चाहिए, कोई ऐसा काउंटर जहां पर आप पोटेंशियली एक अच्छा एसआईपी की राय देंगे देखते हुए इस गिरावट को?
लेकिन मुझे लगता है आई थिंक कैपिटल गुड्स जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आई थिंक इसको मिस नहीं करना चाहिए. ऑब्वियसली आई थिंक थोड़ी प्राइस स्ट्रेंथ आनी जरूरी है, बट स्टॉक्स लाइक L&T एज एन एग्जांपल आई थिंक इसको जरूर अपने दायरे में रखना चाहिए, क्योंकि जितनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग आएगी आई थिंक L&T एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहने वाला है बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट केपेक्स. दूसरा आई थिंक बैंक्स, और हम साइकिल्स देख रहे थे यूएस मार्केट में, यूरोपियन मार्केट्स में, एंड इवन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. तो रेट हाइक का जो एक साइकिल हम बांध के चलते हैं कि आई थिंक बहुत डरावनी सिचुएशन रहती है. इनफैक्ट आफ्टर अ फ्यू वीक्स एंड मंथ्स वो बैंकों के लिए इतनी रहती नहीं है. दो चीजें आई थिंक, एक तो जो लोन डिपॉजिट रेशियो है ये बैंक्स के फेवर में है. दूसरा एफिशिएंसी रेशियो विच मींस एसेट क्वालिटी प्रेशर्स, ये रिकॉग्नाइज हो चुके हैं बैंक्स के बैलेंस शीट के ऊपर. तो इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एफिशिएंसी रेशियो इंप्रूवमेंट, निम इंप्रूवमेंट, एसेट क्वालिटी प्रेशर्स गोइंग डाउन एंड क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड. रेट साइकिल में आई थिंक स्ट्रॉन्ग लायबिलिटी फ्रेंचाइजेस, तो लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक ICICI, लार्जर पब्लिक सेक्टर बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये लॉन्गर टर्म फायदे होंगे, और यूरोपियन और यूएस बैंक्स भी ये साइकिल में अच्छे खासे प्ले होंगे. और तीसरा प्ले स्ट्रेटजी आई थिंक है डिविडेंड स्टॉक्स, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से और गिरता भी है तो जो हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं ये इतने अट्रैक्टिव होने लग जाते हैं क्योंकि इनकी यील्ड बढ़ती है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट प्राइस, और दूसरा बिकॉज ऑफ द यील्ड आई थिंक जो डाउनसाइड प्रेशर रहता है ये कम रहता है. तो आई थिंक डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स भी वापस फोकस में आएंगे इफ मार्केट्स गो डाउन फर्दर. ओके, मयूरेश जी, अगर आप देखें आपने व्यूज सुना इस स्टॉक पे, और अगर आप देखें सर स्टॉक्स पे, लेकिन इस बीच शैल जी मारुति मानस जी का और मंगलवार फैक्टर जो है वो फेल होने को का नाम नहीं ले रहा है. बाजार चाहे कुछ भी कर रहा हो, मारुति एट डे हाई 8620 इन फ्यूचर्स, M&M, हीरो मोटर कॉर्प, सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो डे हाई पर. भारत फौज और TVS भी अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च रुपए आके ट्रेड करता हुआ. मानस, आप वाकई बधाई के पात्र हैं आपके इस कॉल के लिए. 8641 42 पे ट्रेड करता हुआ. श्रीकांत जी के पास एक ट्रेड और है. श्रीकांत जी बताइए क्या व्यू है आपका? हमें लगता है कि डीमार्ट पे भी यहाँ पे करंट लेवल से फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये भी स्टॉक पिछले कई दिनों से 200 दिन के एवरेज को होल्ड कर रहा है, और जितना इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन HDFC लिमिटेड का हुआ है, सिमिलरली डीमार्ट का भी जो फॉर्मेशन है वो उतना ही इंटरेस्टिंग है. और वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो अगर इसमें प्राइस एक्शन अगर आ रही है तो उसमें वॉल्यूम्स बन रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक इस लेवल से, यानी 4000 से एक बार 4500 या 4600 के लेवल से बिल्कुल दिखा सकता है. तो करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, और अगर इसे मैं लॉन्ग करता हूं तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 4050 का, और टारगेट्स रहेंगे 4400 से लेकर 4500 के लिए. डीमार्ट को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है. चलिए, आपके सामने डीमार्ट पर खरीदारी की राय आती हुई दिख रही है श्रीकांत चौहान साहब की तरफ से. इससे पहले उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा और RIL पर लॉन्ग साइड पर टिप्पणी की है. एक बार आपके सामने हम लोग सारे कॉल्स दोबारा दिखा देते हैं स्क्रीन पर. ध्यान दीजिए, ये मोमेंटम की तरफ है, और बहुत ही सोच समझकर आपको यहां पर कदम उठाना है. अगर आप समझते हैं कि वॉलेटिलिटी और बाजार में दिक्कतें काफी हैं तो बेहतर है कि आप बहुत आराम से साइड में बैठे. गाबा साहब और श्रीकांत जी ने आपको एक कॉमन कॉल दी है महिंद्रा एंड महिंद्रा पर. यह काउंटर आज 200 DMA से एक शानदार बाउंस ले रहा है, और इस वजह से दोनों को ये पसंद आता हुआ दिख रहा है. टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं. इसके बाद आपके सामने जो कॉल प्रस्तुत की जाएगी वो की जाएगी आशीष बहेती जी की. एम्फेसिस मिड कैप IT में खासी चहक तेजी की, और सुबह का भी ये ट्रेड पहला था और यहां पर फॉलो अप होता हुआ. इसी के साथ साथ फ्रंटलाइन IT में इन्फोसिस पसंद आता हुआ राजेश पालविया साहब को. ध्यान दीजिए, पहले 3 जो हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं RIL, ICICI बैंक और इन्फोसिस, यहां पर सिर्फ इन्फोसिस अभी हरे निशान में है. साथ ही साथ एक शॉर्ट कॉल टाटा स्टील पर आता हुआ कैरी फॉरवर्ड के लिए रचना जी की तरफ से 200 DMA के आसपास काउंटर है, और अपोलो हॉस्पिटल्स एक बढ़िया बाउंस 200 DMA से आता हुआ यहां पर, इसीलिए जायसवाल साहब ने आपको खरीदारी की राय दी है. लक्ष्य साधा है लगभग 4800 रुपए. 3:22 आपके सामने. डायरेक्ट साहब लेके आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, और दिखाइए किस तरीके से ये दोनों इंडिसेस दिन के लो से आपको बढ़ते हुए दिखे हैं. ध्यान दीजिए, हम लोग अभी भी लगभग 100 अंक नीचे हैं निफ्टी पर, लेकिन ये दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिख रहा है. 2.5-3% का कट था सुबह. दिन का लो यहां पर था 16,860, और वहां से आप 17,107 देख रहे हैं. तो आप रिकवरी समझिए 240 पॉइंट की है इंट्राडे लो से.
ये स्क्रीन पर काउंटर चहकते हुए HDFC, कोटक, इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व। लाइए डायरेक्ट साहब, बैंक निफ्टी यहां पर जो आप लेवल देख रहे हैं वो है 37,340। आज का जो लो आपके सामने आया था वो था 36,900। फिर भी आप समझिए एक बढ़िया बाउंस आप देख रहे हैं। हालांकि आज जो दिन का उच्चतम लेवल था वहां से ये इंडेक्स फिसलता हुआ आपको दिखा है। ये कंट्रीब्यूटरी प्लेट्स आपके सामने फिलहाल। जोड़ते हैं आशीष बहेती जी को। आशीष जी, कुछ ऑप्शंस ट्रेड्स अगले हफ्ते के लिए आपके सामने निफ्टी या बैंक निफ्टी पर बनते हो तो जिक्र कीजिए, वरना अगर नहीं कुछ करना तो भी चलेगा। जी शैल सर, निफ्टी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जिस हिसाब से निफ्टी में ओवरऑल स्ट्रक्चरली बना हुआ है 16,800 आज भी डिफेंड निफ्टी ने किया है, जरूर निफ्टी में एक ऑप्शन के थ्रू ट्रेड बनाया जा सकता है। और इनफैक्ट ऑप्शन बाइंग विल बी मोर बेटर, क्योंकि जिस हिसाब से वॉलेटिलिटी है ऑप्शन बाइंग में थोड़ा सा कंफर्ट एक जरूर आ जाता है। तो 3 मार्च का जो 17,150 वाला ऑप्शन है 244 जो जस्ट आउट ऑफ द मनी है, उसमें एक पोजीशन बनाई जा सकती है। 240 रुपए के करीब वो चल रहा है और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 180 रुपए तक का, और हमें लगता है कि इसमें 300 350 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आपका 3 मार्च का यानी फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मार्च सीरीज, उसका अगर आप देखें कॉल लेंगे 17,150 का। आपकी स्क्रीन पर मैं एक हीट मैप प्रेजेंट करता हूं, याद रखिएगा लॉन्ग, शॉर्ट और शॉर्ट कवरिंग का। अगर आप देखें मेट्रोपोलिस सबसे स्ट्रॉन्ग जिन स्टॉक्स में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग थी उसमें से शामिल रहा ये। उसके बाद अगर आप देखें तो आज नवीन फ्लोरिन, यहां पे काफी शॉर्ट कवरिंग थी। लॉन्ग बिल्डअप कहां पे हुआ, जरा एक बार आप लिखिएगा, चोला फाइनेंस इस कार्यक्रम का कमाई का अड्डा का पहला स्टॉक 698। आप बिलीव करने में शायद आपको थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन शायद इसकी अगर आप देखें ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। नैम इंडिया और साथ ही साथ एम्फेसिस इन मिड कैप IT, LTTS, उसके बाद इंडिया बुल्स अगर आप देखें, सॉरी माफ कीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल्स और इंडिया मार्ट और नाल्को और LTI और ABB, ये 6-7 ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें सबसे सब्सटेंशियल लॉन्ग बिल्डअप हुआ। और एक NBFCs में मुथूट फाइनेंस, यहां भी काफी लॉन्ग बिल्डअप हुआ। शॉर्ट बिल्डअप DLF में, रेन में, MCX में, BPCL, Z और गोदरेज CP, ये 5 ऐसे स्टॉक्स थे जिनमें काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इसके सिवा ग्रेनुअल्स, साथ ही साथ टाटा स्टील जिसका रचना जी ने शॉर्ट कॉल के बतौर जिक्र भी किया, और GNFC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे काफी शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और अगर आप देखें लॉन्ग अनवाइंडिंग जिन स्टॉक्स में हुई, जहां पे लॉन्ग सौदे कटे, उसमें हिंद पेट्रो शामिल था, उसमें टाटा केमिकल शामिल था, उसमें मन्नापुरम शामिल था। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे लॉन्ग कटे। लेकिन इस क्लोजिंग को और बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आइए चलते हैं शैल जी के पास वॉल पे। शैल जी, ओवर टू यू। वीरेंद्र जी, एक और ग्राफिक आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत करते हैं जो एक बहुत बढ़िया बर्ड्स आई व्यू आपको दिखाएगा F&O स्पेस का। कितनी अनवाइंडिंग हुई है, कितने लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं, ये सब आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत किए जाएंगे। फिलहाल 23 फ्यूचर्स में आपको हरा निशान दिख रहा है। ध्यान दीजिए, यहां पर सुबह सिर्फ 4 थे, एक में भी शॉर्ट कवरिंग नहीं थी और आप बहुत ही वेटेज देख रहे थे बेरिश फेस की, जो कि अब थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है। तो बराबर की टक्कर तो नहीं है, लेकिन समझिए कि बुल्स ने कुछ तो आपके सामने लड़ाई थामी है। फिलहाल निफ्टी पर 17,000 का एक लेवल जो उन्होंने थामा है, और यहां पर एक बढ़िया क्लोज शायद उसके ऊपर आपको होता हुआ दिखे। आइए अब देखते हैं किस हिसाब से आज बाजार में समापन समारोह होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी लगभग 131 अंक नीचे है। ध्यान दीजिए, है तो गहरा कट, लेकिन यहां पर सुबह इसकी स्थिति और दयनीय थी। आपने 16,860 देखा है, वहां से शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए या वैल्यू बाइंग कह लीजिए, ये तो समय ही बताएगा, लेकिन वहां से कम अब तक आपने एक अच्छा मूव देखा। निफ्टी बैंक आपके सामने 37,320 पर फिलहाल दिखेगा। 1% का कोई खासा ऐसा यहां पर गिरावट नहीं, 1% का कट आपको निफ्टी के IT इंडेक्स पर आता हुआ दिख रहा है। और लगभग आप समझिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, जहां पर सुबह खासा आपने सेलिंग प्रेशर देखा था, खासकर उन काउंटर्स में जो F&O में थे, वहां से कुछ इंट्राडे रिकवरी वॉल्यूम, वैल्यू बाइंग और शॉर्ट कवरिंग द्वारा। ये जरा चिंता का विषय है। यहां पर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो देख रहे हैं वो 1:4 है। ध्यान दीजिए, सुबह यहां पर भी खासी परेशानी थी, लगभग 1:7, 1:8 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। तो बुल्स ने एक रियर गार्ड बैटल आपके सामने रखा है।
निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 2705 के लो से ऊपर उठता हुआ 2742 तक। निफ्टी के ऑटो इंडेक्स में आपने मारुति, बजाज ऑटो और हीरो मोटर्स की तरफ से खासी मोमेंटम देखी। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स भी दिन के न्यूनतम लेवल से अच्छे चहके। मेटल्स में आपने हिंडाल्को और नैल्को में एल्यूमिनियम स्पेस में खासा मूव देखा। 0.5% ऊपर निफ्टी का फाइनेंस इंडेक्स। लाइए डायरेक्ट साहब हीट मैप निफ्टी का देखते हैं किस तरीके से यहां पर आज क्लोजिंग हुई है। सुबह जब आप हमारे साथ जुड़े हुए थे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था 1:49। सिर्फ ओएनजीसी एक ऐसा काउंटर था जो आपको हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा। अब 14 और 3 17 शेयर्स हरे निशान में हैं और ये जितने भी शेयर्स आपको लाल में दिख रहे हैं ये दिन के लो से एक अच्छा बाउंस लेकर फिलहाल लाल निशान में बंद हो रहे हैं, लेकिन स्थिति उतनी परेशानी वाली नहीं जितनी पहले थी। कौन कौन से काउंटर्स आपको ठीक ठाक मूव दे रहे हैं? मेरे ख्याल से ऑटो पर पहले ध्यान डालिए। M&M, आयशर, बजाज ऑटो, वीरेन जी मारुति हरे निशान में मंगलवार के दिन आपके सामने बढ़िया मूव देते हुए दिख रहे हैं। दोनों बजाज ट्विंस में आपने एक ठीक ठाक खरीदारी देखी है और एक बढ़िया मूव आप HDFC में देख रहे हैं। बैंक्स में आज कोटक ने कमाल किया, 0.6% ऊपर यह काउंटर, और साथ ही साथ आपने ICICI बैंक में और HDFC बैंक में दिन के लोएस्ट लेवल से एक अच्छा बाउंस आते हुए देखा। अलावा इनके डिफेंसिव काउंटर्स ब्रिटानिया, सन फार्मा, सिप्ला आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं और एल्यूमिनियम स्पेस से हिंडाल्को रिप्रेजेंट करता हुआ वो तेजी जो आपको शायद कमोडिटी प्राइसेस में आती हुई दिखेगी। ये आपके सामने वीरेन जी कैश में हाल 17,078, 126 अंक का लाल निशान। जी हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो मार्केट शट 17,066 के रेंज में आप देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स, और आप क्या कहें अगर आप आज के इंट्राडे हाई और लो को देखें। देखिए आज हमारा लो था 16,843, आप गए एक बार फिर से आपने अपने मल्टीपल, अगर आप देखें जो अटेम्प्ट्स की कहीं ना कहीं वो एक श्रेणी चली आ रही है 200 डेमा जोन को, उसको फिर छुआ और वहां से एक्सेप्शन रिकवरी। और याद रखिएगा इस रिकवरी का ज्यादातर पार्ट जो था वो कुछ स्टेटमेंट्स के मद्देनजर आया 2 बजे के आसपास, तो वहां से एक रिकवरी थी। लेकिन रिकवरी आज सुबह बैंक निफ्टी ने सबसे स्ट्रांग दी। हालांकि रिकवरी एक समय करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 1000 पॉइंट के आसपास की हो गई थी। तो एक सदी हुई क्लोजिंग और आप कह सकते हैं हालांकि नुकसान है स्क्रीन पर, लेकिन हाँ लोअर लेवल 6 एक डिसेंट पुल बैक है। सारी निगाहें रहेंगी आज यूएस मार्केट पे। डाउ फ्यूचर्स ने अगर आप देखें एक रिकवरी दिखाई है बट स्टिल इन रेड। शैल जी आज सीधा सौदा की टीम कैसे रहा रुझान आज? जी वीरेन जी, हमारे दोनों कप्तानों ने लगभग समझिए कि 10 खिलाड़ी उतारे थे 20 में से जो कि बिकवाली की तरफ थे, और बढ़िया मूव आप वहां पर देख रहे हैं आशीष जी की टीम में। अडवाणी होटल्स में 5% का रिटर्न आपने कमाया है। मेट्रोपोलिस हेल्थ 3.25% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। अपोलो टायर्स और आरती इंडस्ट्रीज में जो ट्रेड आशीष जी ने लिया था उसमें उन्हें 2% से ज्यादा का मुनाफा होता हुआ दिखा है। नीरज जी की टीम प्रस्तुत कीजिए। उन्होंने ऑयल थीम बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर पकड़ी थी। इंडिगो पेंट्स आपको उन्हें 8.8% का रिटर्न दिखाता हुआ दिखेगा। आईओसी और बीपीसीएल जहां पर आपको बैलेंस शीट्स पर बहुत जबरदस्त प्रेशर दिखेगा क्योंकि तेल वो महंगा खरीद रहे हैं और पंप प्राइसेस बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये सेल कॉल उनकी तरफ से थी। और लीवर 1.25% ऊपर 2263 के आसपास ये काउंटर बंद होता हुआ यहां पर फिलहाल स्क्रीन पर। तो कमाई के अड्डे को फिलहाल यही समेटते हैं, लेकिन दीपाली राणा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अक्सर आप उन्हें देखते हैं 4 पहिया वाहन चलाते हुए, लेकिन आज की चमक है एक 2 व्हीलर। दीपाली जी। बिल्कुल, और ये 2 व्हीलर कोई ऐसा वैसा 2 व्हीलर नहीं है वीरेन, और आप देख सकते हैं। अच्छा, कीमत की बात करें, जब स्कूटर की बात होती है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 1 लाख हद से बहुत फैंसी स्कूटर होगा, 2 लाख प्राइस टैग होगा। ये स्कूटर 11.5 लाख का है। 10 लाख का एक वेरिएंट, दूसरा वेरिएंट है 11.5 लाख का। जब आप यहाँ आगे बैठी थी मुझे समझ में आ गया कि आप कुछ ऐसे ही लेके आएंगे। हमने जो स्कूटर चलाया उसमें स्टेपनी होती थी। हाँ। बिना स्टेपनी के स्कूटर की फीलिंग ही नहीं आती हमको। इसमें स्टेपनी नहीं है। इसमें स्टेपनी नहीं है वीरेन, और अच्छी मोटरसाइकिल्स को टक्कर दे सकता है ये स्कूटर, क्योंकि 350 सीसी का इंजन है इसमें। आमतौर पे शैल जी जो 350 सीसी की बाइक्स आती हैं अच्छी ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स की जो बाइक्स है वो 2 लाख 2.5 लाख की आती हैं, लेकिन ये 11.5 लाख का, और इसमें कई सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। लीजिए, हम लोग दिल पे हाथ रख के बैठे हैं।
सुनने के लिए इन फीचर्स को? दो तीन चीजें तो वीरेंद्र इतनी खास है इसमें। आमतौर पे हम गाड़ियों की बात करते हैं कि बूट स्पेस आप बढ़ा सकते हैं, इसमें बूट स्पेस बढ़ाने का ऑप्शन है। अच्छा। अंदर जो इसके बूट के नीचे, सीट के नीचे जो स्टोरेज स्पेस है उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। हाइड्रोलिक इसका बूट अपने आप खुल जाता है, आप बटन दबाएंगे तो आपको उठानी नहीं पड़ेगी सीट इसकी। दूसरा ये कि अगर आपका हेलमेट इस बूट के अंदर रखा हुआ है तो आपका स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा। मतलब आपको हेलमेट पहनना ही पहनना पड़ेगा, हेलमेट को निकालना पड़ेगा तो ये स्कूटर स्टार्ट होगा। कीलेस इसका इग्निशन है, चाबी सिर्फ अपनी जेब में रखिए, बटन दबाइए, स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो और दूसरी बात, BMW का ब्रांड। और इंटरेस्टिंग ये बात है, मुझे लग रहा था कि शायद इसकी ज्यादा यूनिट्स बिकी नहीं होंगी। अक्टूबर में ये लॉन्च हुआ, अगस्त में कंपनी ने प्री बुकिंग स्टार्ट की थी और करीब करीब 300 से 400 यूनिट्स कंपनी लेकर आई थी, सारी सोल्ड आउट हो चुकी है। मतलब शौकीन लोगों की लोग काफी हैं मतलब भारत में कि उन्होंने 11.5 लाख का स्कूटर खरीदा, क्योंकि कोई शौकीन नहीं इसको खरीदेगा, डेली यूजर तो खरीदेगा नहीं। अब शैलजी जी लेंगे ना ये स्कूटर तो मैं शैलजी के साथ पीछे बैठ कर यमुना एक्सप्रेस पे घूम के आऊंगा दीपाली। मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, अक्सर दीपाली जी बात करती हैं 80 लाख से ऊपर, 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ियों का जिक्र करती हैं आप ओवरड्राइव में, और बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर चर्चा होती है व्हीकल्स की। मैंने सुना डायरेक्टर साहब ने बताया कि भाई आज 11-12 लाख रुपए की बात हो रही है और कोई बढ़िया गाड़ी देखने को मिलेगी जो कि कम से कम देख तो आएंगे, लेकिन यहाँ पता चला गाड़ी तो है लेकिन उसके 2 टायर हटा दिए। दो टायर बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है इस स्कूटर में, और इस वीकेंड आवाज ओवरड्राइव में पूरा एपिसोड आएगा तो उसमें व्यूअर्स देख सकेंगे कि आखिरकार इस 11 लाख के स्कूटर में और क्या खास है। 350 सीसी का है तो चलता कैसे है, और कितनी यूनिट्स कंपनी ने बेची हैं, नेक्स्ट लॉट कब ओपन होगा, क्योंकि आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी काफी रईस हैं, कुछ होंगे आई एम श्योर जो खरीदना चाह रहे होंगे स्कूटर को। तो तमाम डिटेल्स मिलेंगी इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में। और तब तक के लिए ब्रेक के रुक लेते हैं, और ब्रेक के बाद इक्विटीज की तरह कमोडिटीज में बहुत जोरदार एक्शन है, कच्चे तेल में, सोने में, और सोने में बहुत इंटरेस्टिंग पोल भी हम लेकर आए हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद।